छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। मैं मुकेश एक और बार आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। हाँ जी दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है। बट जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप कोई स्ट्रेटेजी ढूंढ रहे हैं तो हमने किसी भी स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस नहीं किया है। इस वीडियो के अंदर आपको एक रियल ट्रेडर की कहानी, वो किस सिचुएशन में क्या सोचता है, क्या करता है, वो बातें की गई है, जो आपको हालांकि कोई भी यूट्यूबर या कोई भी बड़ा जो चैनल है वो नहीं कवर कर रहा है। एवरीबडी टॉक्स अबाउट ओनली स्ट्रैटेजी या मल्टीबैगर स्टॉक्स, क्या और क्या नहीं है। तो अगर आप ये ढूंढ रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं है, आप प्लीज इसे ना देखें। बट अगर आप एक असली ट्रेडर की कहानी सुनना चाहते हैं उन्हीं की जुबानी, तो डेफिनेटली इस वीडियो को कंटिन्यू करें और देखें। और आज के जो हमारे गेस्ट है वो बहुत ही स्पेशल है। वो 2006 2008, एक्चुअली 2004 से वो ट्रेडिंग फील्ड में है। पहले वो इन्वेस्टमेंट करते थे, बाद में उन्होंने पढ़ाई की 2006 के बाद, फिर 8, फिर 10, 12। आज उनको करीबन मोर देन 15, 2004 से ऑलमोस्ट मोर देन 17 to 18 ईयर्स हो चुके हैं। बहुत ही यार, बात करके मुझे मजा आ गया। उनके बातों में गहराई था। जिस तरह के सवाल मैंने पूछे और जिस तरह का उन्होंने उत्तर दिया, आई रियली लाइक इट। मान गया मैं। तो आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन प्रवीण सर। बहुत ही बढ़िया लगा आपसे बातें करके। तो चलिए आपसे रूबरू होते हैं और हमारे दर्शकों को आपका इंटरव्यू दिखाते हैं। एंड यस, फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीबडी, अगर आपको हमारा अप्रोच अच्छा लग रहा है, नॉट द फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम आई एम आस्किंग दिस, और प्रवीण सर के उत्तर आपको सही लगे, वैसे हालांकि सारे इंटरव्यू बढ़िया है, बट अगर आज का इंटरव्यू आपको सच में, अगर आप इसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो प्लीज आप कम्युनिटी में जाके शेयर करें अपने दोस्तों से, अपने कलीग से, अपने फैमिली मेंबर से, और सीखें, क्योंकि इस ट्रेडिंग का सही तरीका यही है जो इस वीडियो पे आपको मिलने वाला है। थैंक यू। मैं हमारे जीटीडी टीम और ट्रेडिंग कम्युनिटी की तरफ से मैं आपको हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं कि आप हमारे शो पे आए, इनविटेशन आपने एक्सेप्ट किया। सो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका। देखो मोहन साहब, मेरा बहुत बहुत सौभाग्य है, आपने बुलाया हमें। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। पहले ही गो में आपने हाँ कर दिया, सो रियली आई एम थैंकफुल टू यू। थैंक यू सर। अरे मोस्ट वेलकम सर, आप इतना बढ़िया काम कर रहे हो। दैट्स ऑल गुड। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। माय प्लेजर, माय प्लेजर। तो तो सर, अगर आप तैयार हो तो हम शुरू करें। हाँ सर, हम चालू कर सकते हैं। एक सेकेंड बस मेरे को दीजिए प्लीज प्लीज, मेरा। आप देख लीजिए जो भी। हाँ जी सर, वी कैन स्टार्ट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो चलिए सर, शुरुआत करते हैं। तो आपके लिए मेरा सबसे पहला सवाल, कि सर, सवाल नहीं, एक्चुअली मैं जानना चाहता हूं कि आप अपनी जर्नी के बारे में, क्योंकि ऑलमोस्ट एक डेकेड तो हो ही गया आपको, 10 साल से ऊपर आपको हो ही गए हैं। तो मैं से चाहता हूँ आप ज्यादा। थोड़ा सा मुझे और हमारे दर्शकों को अपने जर्नी के बारे में बताएं। आपने कैसे शुरुआत की थी और आज आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और विथ अ बिग ह्यूज फैमिली ऑफ मोर देन 3.35 लाख सब्सक्राइबर इन यूट्यूब, डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट। सर प्लीज। सर देखो, सबकी कहानी होती है, अपनी अपनी मजेदार होती है। मेरी कहानी उतनी कुछ खास नहीं है, बट ठीक है। जैसे सब लोग स्टार्ट करते हैं, वी टेक मनी फ्रॉम आवर पेरेंट्स। पापा से कुछ पैसे लिए थे 2008 में। तो उस वक्त शायद रिसेशन था, और लगभग 1 से 2 साल में मैंने उसको 1.5 लाख को लगभग 6 लाख कर लिया। वाह। एंड दैट वाज ऑल बेस्ड ऑन द फंडामेंटल एनालिसिस। तो 4 टाइम्स आप अगर रिटर्न बनाते हैं, तो ऑब्वियसली आपका दिमाग जो होता है ना, वो आसमान पे होता है, आपको लगता है आप एक्सपर्ट हो गए हो। एंड उसके बाद 2009 में इवेंचुअली आई लॉस्ट ऑल माय मनी इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अब बड़ा झटका था कि भाई 1.5 लाख से 6 लाख और 6 लाख से जीरो। सबसे पहले तो पापा पूछ रहे पैसा क्या, कहाँ गया। अच्छा ठीक है सर, हो जाएगा, है लगा हुआ है मार्केट में। अब जवाब तो जवाब क्या दे उनको। तो आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग विथ न्यू ट्रेडर्स। सबको ये कभी कभी प्रॉब्लम फेस होती है, और उनको पेरेंट्स को भी जवाब देना मुश्किल होता है, या कई बार बीवी को जवाब देना मुश्किल होता है कि सेविंग्स का क्या किया। इससे ना मेरे को दो उस टाइम में बड़े लेसन सीखने को मिले। टू बिग लेसन्स आई लर्न फ्रॉम दिस इवेंट। पहला तो मैंने ये सीखा कि डू नॉट ट्रेड बेस्ड ऑन योर ब्रोकर्स एडवाइस। कि आपका ब्रोकर कुछ भी बोलता है, ये खरीदो वो बेच लो, मत करो।
क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ब्रोकरेज जनरेट करना होता है। सो वी वर नो वाइस, हमें रिलेशनशिप मैनेजर दिया, हमें लगा कि भाई बहुत अच्छा एडवाइस देगा, बहुत नॉलेजेबल आदमी है। बट ट्रस्ट मी, ब्रोकिंग इंडस्ट्री में उस टाइम में एजुकेशन को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दे रहे थे, और उनका सिर्फ फोकस था कि ट्रेडर्स ट्रेडिंग करें, हमें ब्रोकरेज दे। दूसरा ये था कि एक गलती जो सीखी दूसरी की, लगभग आपने जो सारा पैसा मैंने उठा के एफएनडो में डाला, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, और वहां 6 लाख से मेरा 1.5 लाख हो गया। वहां पे फिर मैंने सीखा कि यार आई डोंट नो एफएनडो, और मैंने ब्रोकर की एडवाइस पे ट्रेड किया। और एफएनडो बहुत ज्यादा लिवरेज्ड प्रोडक्ट होता है, आपको बहुत प्रॉफिट देता है नो डाउट, बट उतना ही रिस्क है। तो सारा पैसा आप रिस्कियर एसेट में मत डालो, सारा पैसा एफएनडो में मत डालो, बाद में आपके पास कुछ रहता नहीं है करने के लिए। तो फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं, मेरे को नहीं कुछ आता, मैं जितना उछल रहा था हवा में ऐसा कुछ नहीं है। सो आई हैव टू लर्न अ लॉट एंड आई नीड अ मेंटर। एंड लर्निंग इज समथिंग हमें जिंदगी भर करनी पड़ेगी, उस वक्त हमें समझ में आया। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज आई फेस्ड in 2009 was nobody was teaching how to do self trading. एमबीए में हम फाइनेंशियल एनालिसिस सीखते हैं, सीएफए में फाइनेंशियल एनालिसिस सीखते हैं, बट ट्रेडिंग नहीं सीखते। और I had to be dependent on books, reading, and a lot of practice, so a lot of pain, a lot of gain. I read CMT का करिकुलम, CFA करिकुलम, मेरी फेवरेट बुक है ऑप्शन में जॉन सी हल की, उसको रिवाइज किया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यूजीन ब्रिंगम है, उनको फॉलो करता था। बट एक चीज हुआ कि धीरे धीरे ट्रेड में डिसिप्लिन आया, एंड आई ऑल्सो स्टार्टेड टेकिंग क्लासेज इन 2011। उसका एक फायदा क्या हुआ कि आई हैड 20 पेयर्स एनालाइजिंग फॉर मी एंड गिविंग मी फीडबैक। तो इफ यू टीच यू लर्न मोर, मेरे को ऐसा महसूस हुआ। तो मेरे को ऐसा लगा कि टीचिंग से मेरे को फायदा हो रहा है, तो मैंने उसको कंटिन्यू किया। एंड ट्रस्ट मी, नाउअडेज बहुत डिसिप्लिन आ गया ट्रेड में, बहुत रिलैक्स्ड हैं, कोई टेंशन नहीं है, आराम से ट्रेड हो रही है, प्रॉफिट बन रहा है, अपॉर्चुनिटीज आ रही है। कई बार तो एनालिसिस करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, 12,000-13,000 स्टूडेंट है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ भेजता रहता है कि सर ये देख लो। तो ट्रेड अभी मजे से चल रही है, आई एम डूइंग रियली ग्रेट। वाओ, दैट्स अमेजिंग जर्नी। लेकिन ठीक है, अप्स एंड डाउन्स हर ट्रेडर को देखना पड़ता है, लेकिन फाइनली यू विल हैव अ फेज जहां पे आप सेटल हो जाओगे एंड यू विल स्टार्ट ट्रेडिंग। आपको एक डिसिप्लिन आ जाएगा ट्रेड में। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। चलिए सर, शुरुआत करते हैं। बेसिकली तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं हर एक अपने गेस्ट से पूछता हूं, तो आपसे भी मैं पूछना चाहूंगा। सर, अगर आपके सामने बोला जाए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी या फिर माइंडसेट या डिसिप्लिन, तो आपके लिए सबसे जरूरी क्या है? पहले टॉप फर्स्ट प्रायोरिटी। देखिए, माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से क्या होगा यार, तुम कितना ही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई कर दो, तुम अगर लालची इंसान हो, ठीक है, और तुमको कितना ही समझाया जाए कि बस there are two types of strategy, one is with high risk and high return, another one is with low risk and low return, आप हमेशा हाई रिस्क हाई रिटर्न स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे, और जितनी हाई रिस्क में जाएंगे एक्यूरेसी लेवल उतना कम होगा, एंड अल्टीमेटली कहीं पे छक्का लगेगा, कहीं पे आप बोल्ड भी हो जाओगे। आई बिलीव पर्सनली कि ट्रेडिंग इज लाइक अ टेस्ट क्रिकेट मैच, कि आप सिंगल्स बटोरते रहो, जब लूज डिलीवरी आएगी तो चौका छक्का भी लगा लेंगे। सो माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप किस ढंग से देख रहे हो। दूसरा क्या, माइंडसेट डज नॉट डेवलप इन फ्यू मंथ्स। माइंडसेट इज ऑल अबाउट इट टेक्स ईयर्स टू डेवलप। आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस और पुराना पास्ट का आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, आप किसकी संगत में रहते हैं। मान लेते हैं आपने टेलीग्राम ऐसे ज्वाइन किए हुए हैं ग्रुप जिसमें दिन भर ऑप्शंस की कॉल आती है, तो आप कहाँ से सही ढंग से आप सोचेंगे आप। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इट्स नॉट अबाउट ओनली स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का अपना रोल है, बट आप कौन सी स्ट्रैटेजी कब अप्लाई करते हैं और बार बार किस टाइप की ट्रेड करते हैं, वही आपको रिजल्ट देगा। वाओ, दैट्स वंडरफुल।
वंडरफुल सर, बहुत ही बढ़िया उत्तर दिया आपने। चलिए सर, अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि मैं हर अपने गेस्ट से पूछता हूँ, जो कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन द ट्रेडिंग। देखिए, ट्रेडिंग में देखो, मेरे को ये है कि मैं थोड़ा सा समय के साथ काम हो गया, एंड मेरे को अब कह लो कि मैं बहुत ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। मैं थोड़ा सा सोच के समझ के ट्रेडिंग करता हूँ। मेरे को इस बात की कोई जल्दबाजी नहीं है कि मेरे को ट्रेड लेना ही लेना है। मेनी टाइम्स आई लेट दी ट्रेड गो। तो नाउ आई एम काम एंड कंपोज्ड पर्सनली। एज ए टोल्ड यू कि आपको ना दूसरों की एडवाइस पे काम नहीं करना चाहिए। तो मतलब मेरे साथ क्या है कि मैं टाइम लेता हूँ सोचने का, समझने का, और मैं जल्दबाजी नहीं करता। हम्म। तो ये है कि टाइम के साथ ना ठहराव आ जाता है। जो नए ट्रेडर होते हैं ना, उनको जैसे ही कोई स्टॉक मिलता है, उनमें एक फोमो क्रिएट होता है कि यार मिस हो जाएगा ट्रेड। हम्म। हम लोग बोलते हैं कि बॉस 5,000 स्टॉक है, जिसमें से 200 काफी अच्छे लार्ज कैप की कंपनीज हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलता रहेगा। तो आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, यही एक वीकनेस भी बन जाती है कि इस चक्कर में कि हम लोग कई बार अच्छी अपॉर्चुनिटीज को छोड़ भी देते हैं हम्म। कि भाई हमने एनालिसिस किया, हमें प्रॉपर डेटा नहीं मिल रहा है, हम स्केप्टिकल हो रहे, ले कि ना ले। तो जब प्रॉपर डेटा हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है और हम डाउटफुल रहते हैं, तो हम उस स्टॉक्स को छोड़ देते हैं, Yep, और वो true. स्टॉक्स कई बार बढ़ जाते हैं। तो वो अपॉर्चुनिटी मिस भी हो जाती है। तो बहुत ज्यादा सोचना भी हानिकारक होता है। लेकिन हाँ, एक चीज सर देखो, आई टेल यू, आई सजेस्ट एवरीबॉडी कि कोई फर्क नहीं पड़ता आपने 10 ट्रेड की जगह 4 ट्रेड करी। इंपॉर्टेंट ये है कि वो चारों सही हो हम्म। और आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। और अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है किसी कंपनी की, सिर्फ आपको यहाँ से वहां से न्यूज मिल रही है, बट आप उसको वेरीफाई नहीं कर सकते, तो गड़बड़ होती है सर। मैंने देखा है लास्ट पहले भी लाइफ में कई लोगों से मेरे को बड़ी बड़ी खबर मिलती है, अपन लगा देते हैं कि भाई ये तो बड़ा ट्रेडर है, इसने बोला है तो अच्छा होगा। अरे भाई, जो इन्फॉर्मेशन 5 लोगों के हाथ से होके आपके पास आई है, उसमें यूनिकनेस रही का, और True. उसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से ठीक है, टाइम लेना हर ट्रेडर को चाहिए, एनालाइज करके ट्रेडिंग करना चाहिए। मेरा स्ट्रेंथ है वो, बट वही कहीं कहीं पे मेरे को प्रॉब्लम भी करता है, मेरा प्रॉफिट छूटता है। तो ग्रेट ग्रेट, नहीं सर, वेल सेट, बहुत ही बढ़िया आंसर। चलिए सर, बिफोर शुरुआत करने से पहले ना आप एक बार मुझे बता दो कि आप अभी फिलहाल किस किस इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड करते हो, तो मेरे सवाल उसी के इर्द गिर्द होंगे। सर, मैं अपॉर्चुनिस्ट हूँ, और मैं आपको सारे ही इंस्ट्रूमेंट्स में काम करता हूँ। मेरा ऐसा नहीं है कि आई हैव मैरिड टू अ स्टॉक और आई विल बी लॉयल टू द स्टॉक। nobody is any good trader is not like that। वो हर एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। देखो, मेरे को एक टाइम था जब मेरे को कमोडिटी मार्केट में बहुत ज्यादा वॉल्यूम था, लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम्म। वोलेटिलिटी थी। क्रूड ऑयल में अगर है, क्रूड ऑयल में काम कर रहे हैं, स्टॉक्स दिख रहे हैं तो स्टॉक्स में काम कर रहे हैं, फॉरेक्स है, फॉरेक्स में काम कर रहे हैं, क्रिप्टो है, क्रिप्टो में काम कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट कब कौन सा मार्केट मेच्योर है और कौन आपको मेच्योर ट्रेडिंग सिग्नल दे रहा है। मेरे साथ ऐसा नहीं है, पर्टिकुलरली मेरे साथ मेरे पास कई सारे स्टूडेंट आते हैं जिनको जी गोल्ड की ट्रेडिंग ही सीखनी है। तो बोले ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, बट आई से कि कीप योर ऑप्शंस ओपन। हम्म। और आपको जितना ज़्यादा आप वैरायटी ऑफ एसेट्स रखेंगे, आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और कंफर्म्ड अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सो आई ट्रेड इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, फॉरेक्स, स्टॉक्स, एवरीथिंग। वाह, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो सर बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि आपके लिए मैंने बेस्ट क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, एंड आई होप कि ड्यूरिंग द सेशन आपको मजा भी आने वाला है और हमारे दर्शकों को सुनने में भी बहुत बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए इसे शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। With so many different segments to trade in, how do you decide which one to focus on at a given time?
Are there certain indicators or signals you look for, or is it more based on market condition or news events? सर देखो, इफ यू टॉक अबाउट इन्वेस्टिंग, देखो अपन कोई भी इन्वेस्टर ट्रेडर ना सर सिर्फ ट्रेडिंग नहीं करता और सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं करता। मेरे हिसाब से करना भी नहीं चाहिए। करते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, कुछ लोग सिर्फ इन्वेस्टर होते हैं, कुछ लोग ट्रेडर होते हैं, बट मेरा ऐसा हिसाब किताब नहीं है। If you talk about investing, I keep eye on world economic event and sectorial progress, जो कि आप डेली सुबह न्यूज़ पढ़ते हो चाहे नाश्ते के साथ, आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ें। और दूसरा मैं फॉलो करता हूँ ट्विटर्स पे जितने भी वर्ल्ड के टॉप लीडर्स हैं डिसीजन मेकिंग लेवल पे, जैसे आरबीआई गवर्नर हैं या फेडरल रिजर्व के गवर्नर्स हैं, जो टॉप लीडर्स हैं, फाइनेंस मिनिस्टर्स या फिर जो भी मिनिस्ट्री से हैं, और इसके अलावा जो टॉप इन्वेस्टर्स हैं उन सबको फॉलो करता हूँ। तो मेरे को कहीं ना कहीं ट्वीट्स वगैरह आती रहती है और इन्फॉर्मेशन अपडेट्स मिलता रहता है। दो आप कुछ ब्लॉग्स भी फॉलो कर सकते हैं, आप बहुत सारे फाइनेंशियल ऐप्स हैं उसको भी फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली आप जितने ज़्यादा अपने आप को अपडेटेड रखेंगे, आपको न्यूज़ इन्वायरमेंट का आइडिया रहता है कि क्या चल रहा है। और पता है कि आज आपको स्टार्टिंग में बोर करेगा, जो जैसे हम लोग नए ट्रेडर हमने कॉलेज के बाद स्टार्ट किया तो पढ़ते थे कंपनी के बारे में न्यूज़, ये कंपनी है, इसका प्रॉफिट यह है, बिट्टा है, या ऐसे 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 न्यूज़ है, ऐसे इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि आपको कैटरीना कैफ के बारे में पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको शाहरुख खान के बारे में पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। बट फाइनेंशियल न्यूज़ जो होती है ना, थोड़ा सा बोर करती है। बट 5-6 महीने बाद आपको लगेगा कि ना एवरी डॉट इज कनेक्टेड, कि 6 महीने पहले ये हुआ था, देखो आज ऐसा हो रहा है इस कंपनी के साथ। देन यू रियलाइज द पावर ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड इन दिस मार्केट इंफॉर्मेशन इज मनी। सिंपल सा बात है। And you can outperform everyone when you have some knowledge which is unique to you and it's not on public forum. And that knowledge will not come. वो knowledge आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको जो है किसी ब्लॉग में लिखा रहेगा। अरे वो पब्लिक नॉलेज है, वो सबको पता है। स्टॉक पहले ही बढ़ गया उस न्यूज से, इंफॉर्मेशन से। किसी ने बोला एनर्जी सेक्टर अच्छा करेगा, आप पैसा लगा रहे हो, वो बढ़ गया ऑलरेडी। तो व्हाट हैपेंस इज कि जब आप बहुत सारी न्यूज वगैरह पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन मिलती है, तो यू स्टार्ट कनेक्टिंग डॉट्स, एंड आपको जो होता है, जो डेटा अवेलेबल होता है, आप उसको थोड़ा डीपर एनालिसिस करते हैं, एंड विद टाइम सब कुछ कनेक्ट होता है, एंड यू आर एबल टू फाइंड अ मल्टी बैगर स्टॉक। बिंगो। और पता है उसके बारे में कहीं किसी ब्लॉग में नहीं लिखा होगा कि ये कंपनी बहुत अच्छा करने वाली है, बट आपने जो है ना वो गोल्ड माइन खोज के निकाल लिया। यस। लेकिन बात ये है ना कि लोगों को ये चाहिए कि अगर किसी के बारे में खबर है, लेट्स सपोज अभी हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया, सबने पढ़ा, पब्लिक फॉर्म में आ गया वो, अब उसके बाद तुम एक्शन लेने जा रहे हो, वो ऑलरेडी 20% क्रैश कर गया। अब नाउ यू वोंट बी एबल टू फाइंड द एग्जैक्ट बॉटम आउट लेवल, फिर आपको परेशानी होगी। अगर आप पहले से अडानी को फॉलो कर रहे होते हैं तो आप 2 महीने 3 महीने पहले बोल देते कि भाई बहुत ओवरबॉट है, ठीक है, और प्रॉब्लम है इसमें, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। पब्लिक फोरम में उस वक्त कोई नहीं बोल रहा था, एक दो लोग उनके कौन सुनता है? सो दैट इज व्हाट इज देयर। तो हाउ टू डिसाइड व्हिच सेगमेंट टू ट्रेड? I'll tell you, it is no fixed rule. Just keep on reading newspaper, follow people. Finally, you will figure out industry economy अच्छा है, sector अच्छा है, आपको कोई ना कोई स्टॉक मिलेगा। उसके बाद you'll start looking at कि बस इसको खरीदना है कि नहीं खरीदना है। खरीदना है तो there are various methods. We use various models into fundamental, various models into technical analysis to figure out लेना है कि नहीं लेना। Wow, that's great, wonderful, wonderful. बहुत ही अच्छा लगा। चलिए सर, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि अभी करंट मार्केट सिनेरियो से है। गिवन द करंट मार्केट वोलेटिलिटी, हाउ डू यू मैनेज रिस्क अक्रॉस ऑल ऑफ द डिफरेंट सेगमेंट्स यू ट्रेड इन? आर देयर सर्टेन स्ट्रेटजीज यू यूज टू हेज अगेंस्ट पोटेंशियल लॉसेस, और डू यू एडजस्ट योर पोर्टफोलियो एलोकेशन बेस्ड ऑन योर रिस्क टॉलरेंस? देखो, आप मार्केट वोलेटिलिटी की बात कर रहे हैं, कुछ अगर ट्रेडर से बात करें तो वो बोलेंगे वी जस्ट लाइक टू सेल इन हाई टाइड। ठीक है, उसमें जो थ्रिल होता है, मजा होता है, कुछ
कहने की बात नहीं है। देखो, कहने वाली आसान बात है, तो 10-12 साल ट्रेडिंग में गुजार लो, ठीक है। और एवरीवन लाइक्स टू बाय अ ट्रेंडिंग स्टॉक एंड होल्ड। एंड इट्स नॉट लाइक दैट कि आप हमेशा हाई टाइड में ही ट्रैवल करना चाहेंगे। आप थक जाएंगे हाई टाइड में ट्रैवल करते हुए। तो आई से कि जब मार्केट बहुत वोलेटाइल है और बहुत रिस्की होती है, आई प्रेफर पर्सनली, आपको सुन के हंसी आएगी, आई प्रेफर टू क्विट द मार्केट फॉर सम टाइम। I prefer to keep cash in my bank account or fixed income securities like fixed deposits, bonds, or debentures on commercial bonds and all. And I wait for the dip to buy the stock. उसका क्या फायदा होता है? एक तो ये है, हाई टाइड है, ठीक है, हम ऑप्शंस वगैरह कर रहे हैं, बट एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑप्शंस में लगा रहे हैं, एक इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं। सो वी जस्ट क्लोज ऑल आवर इन्वेस्टमेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम आई क्लोज माई इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मेरे को पता है कि 200 डीएमए से मार्केट नीचे है या अभी मार्केट साइडवेज रहेगा, तो मेरा टाइम वैल्यू जा रहा है ट्रेडिंग में। तो अपन क्या करते हैं, मार्केट से बाहर हो जाते हैं और कैश को कहीं ऐसी जगह लगाते हैं जहां मेरे को 7-8% भी एनुअल रिटर्न मिल रहा है, 10% मिल रहा है, आई एम हैप्पी, ठीक है, उतना बॉन्ड से मिल जाता है, ठीक है। और समटाइम्स कैश बिकम किंग। देखो, 2008 में मैंने 4 गुना इसलिए क्योंकि मेरे पास पैसा था डिप पे बाय करने का। अब देखो, अभी हमारा कोविड में मार्केट डिप पे गया, जिसने खरीद के रखा हुआ था एग्जिट नहीं किया पोजीशन में, वो सिर्फ इस उम्मीद में बैठा हुआ था कि नीचे और पैसा लाएंगे, एवरेज करेंगे या फिर मार्केट रिकवर करेगी, आ जाएगा। हमारे जैसे लोग जो बाहर थे मार्केट से, जिन्होंने पैसा निकाल लिया था, उसके पास पूरा पैसा था बहुत सस्ते में खरीदने का। तो कई बार अगर मार्केट से बाहर रहते हैं तो कोई गुनाह नहीं है, आप समझदारी कर रहे हैं। तो थोड़ा, कई बार जब मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड होती है, चॉपी होती है, साइडवेज होता है, यार एक चीज बताओ मेरे को, डाइवर्सिफिकेशन विल ओनली हेल्प व्हेन इकोनॉमी इज इन गुड शेप। अभी हम किसी भी स्टॉक में पैसा डालेंगे, लेट्स सपोज ब्लू चिप में या लार्ज कैप में, मोस्ट ऑफ देम आर डाउन, दे हैव गिवन नेगेटिव रिटर्न्स इन जनवरी। तो क्यों ना हम उसको थोड़ा कहीं और लगाए जो मेरे को 5% भी दे, 10% भी दे। नेगेटिव से तो अच्छा ही है कि हमें 10% मिल रहा है। अब देखो, सबका अपना अपना मानना है। मेरा ये पर्सनली बिलीव है कि मार्केट इज नॉट इन गुड शेप, इकोनॉमी इज नॉट इन गुड शेप। तुम कितना ही पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करो, आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव रहेगा। इट्स गुड टू एग्जिट। डाइवर्सिफिकेशन तभी हेल्प करेगा ना सर। आज म्यूचुअल फंड है, वो बाहर नहीं बैठ सकता, तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। एज ए ट्रेडर आप बाहर बैठ सकते हैं, आप दूसरे एसेट क्लास में ले सकते हैं। आप इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो इक्विटी में पैसा लगाएगा, वो थोड़ी डेट में लगाएगा। हम तो लगा सकते हैं ना। दूसरा ये है कि वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है, तो यस, ऑप्शन राइटिंग इज अ गुड ऑप्शन। इंडिया वीक ज्यादा होता है, ठीक है, या ऑप्शन के प्रीमियम ज्यादा होते हैं, तो ऑप्शन राइट करने से भी कुछ सरप्लस बन जाता है। और आप कवर्ड कॉल वगैरह भी कर लेते हैं, वो बन जाता है। बट कवर्ड कॉल पहले काफी करके देखी, उसमें एक प्रॉब्लम है। कवर्ड कॉल से जितना रिटर्न नहीं आता है, उतना ही प्राइस नीचे बैठने के बाद, स्टॉक गिरने के बाद लंबे समय तक फंसा रह जाता है। अमाउंट आपका पैसा लॉक्ड रह जाता है, और जितना कवर्ड कॉल से आपने बेनिफिट बनाया था उतना चला जाता है टाइम वैल्यू आपका। तो मेरे को लगता है कि आप ऑप्शन राइट कर लो, होल्डिंग के अगेंस्ट कवर्ड कॉल मत रखो, और अपना होल्डिंग को डेट वेट में लगा लो। थोड़ा सा मार्केट आपको लगे कि ठीक हो जाए, मतलब वन ऑफ द बेस्ट डे टू जज इज अप्लाई 50 डेज मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज। विल फिगर आउट कि मार्केट इज नाउ बुलिश, फिर अपना डालो पैसा लॉन्ग टर्म के लिए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ये सिर्फ लॉन्ग टर्म वाले। तो सर आप शॉर्ट नहीं करते, आप सिर्फ शॉर्ट, मतलब ऑप्शन पे भी आप राइट करते हैं ना जब मार्केट नीचे जाता है? हाँ, ऑप्शन राइट का मतलब हम शॉर्ट कर रहे हैं, ऑप्शन को शॉर्ट कर रहे हैं। यस यस यस, हाँ, ऑप्शन को हम शॉर्ट कर रहे हैं। बेसिकली हम कॉल को बेच लेते हैं या पुट को बेच लेते हैं, स्टॉप बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये होता है कि चूंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप अपना सारा पैसा जो है ट्रेडिंग में नहीं लगाते। इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि अगर आपको नुकसान हो गया कभी ट्रेडिंग में, आपने सारा पैसा ट्रेडिंग में लगाया हुआ है, भगवान न करे कि कभी आपका पूरा पैसा एक बार में चला गया, अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करी, आपने सेविंग नहीं करी हुई है, तो आप दोबारा खड़े नहीं हो सकते ना बिजनेस में। तो वो जो सेविंग इन्वेस्टमेंट होता है वो बफर का काम करता है।
तो ट्रेडिंग में आप एक्सपोजर जितना ले रहे हैं वो पूरी कैपिटल को ट्रेडिंग के एक्सपोजर में मत डालिए। एक व्यापारी भी इतना जो किराना चलाता है वो सारा पैसा बिजनेस में नहीं लगाता, वो भी फिक्स डिपॉजिट करता है, शेयर्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है, प्रॉपर्टी में डालता है, सारा पैसा दुकान में लगाएगा, सेफ्टी नहीं रखेगा, कल बिजनेस में आग लग गई, मान लो इंश्योरेंस नहीं था, कुछ भी नहीं था, अब दोबारा कैसे दुकान खड़ी करोगे? यस, ट्रू ट्रू। नहीं सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सही आप आंसर दे रहे हैं। आई होप दर्शकों को भी मजा आ रहा होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एज समवन हु ट्रेड्स इन बोथ शॉर्ट टर्म हाँ एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्हीकल, how do you हाँ balance the need for quick profits with the potential for higher return over time? Are there certain stocks or assets that you prefer to hold for a long term, or do you generally take a more active approach to trading? देखो सर, जब आप नई ट्रेडिंग चालू करते हैं, न्यू ट्रेडिंग, तो होता क्या है, आपको हमेशा ज्यादा रिटर्न्स चाहिए होते हैं। एंड इन योर पोर्टफोलियो यू मोस्ट स्टॉक्स जो ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, जिनमें ज़्यादा रिटर्न्स की पोटेंशियल होती है, बट विद द टाइम यू ट्राई टू बैलेंस आउट, क्योंकि अगर आप बैलेंस नहीं करोगे तो फिर जो आपने कमाया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चला जाता है। तो इसलिए ऑब्वियसली एज यू सेड कि पोर्टफोलियो, हाउ डू वी बैलेंस आवर पोर्टफोलियो फॉर द नीड ऑफ क्विक प्रॉफिट एंड potential for high leverage. See, as I said, पहले भी मैंने बोला कि you become rich by saving more, not just by keep on earning. आपको wealth जो है ना, जैसे आप सोचो कि मेरा भाई है, वो 10 लाख रुपए कमाता है साल का, या 20 लाख कमाता है साल का, वो सारे पैसे खर्च कर लेता है। और मेरी काम वाली भाई है, 10,000 रुपये कमाती है, पर 5,000 रुपये हर महीने सेव करती है। तो एट द एंड ऑफ ईयर उसके अकाउंट में 60,000 रुपए का बैंक बैलेंस होगा, और मेरे भाई का अकाउंट फिर भी जीरो होगा। सो इफ आई आस्क यू क्वेश्चन, कौन रिच है? मैंने काम वाली भाई, क्योंकि उसके पास वेल्थ है, पैसा है। तो इसलिए ये है कि समवन हु ट्रेड्स इन बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इट्स गुड कि ही इज ट्रेडिंग इन बोथ दिस सेगमेंट। आपको थोड़ा सा ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि मेरे पास जो प्रॉफिट आता है उसका मैं क्या करूं। So I do trade in intraday and short term and options and all the investment vehicle. So when I earn money from short term trading after taxes and charges, सब देने के बाद जो बचता है नेट, I usually transfer 30% of the profit to long term investment, मतलब सेविंग में डाल देता हूँ। तो that goes to stocks, fixed income, थोड़ा पैसा इकट्ठा हो गया तो प्रॉपर्टी खरीद ली। ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी फायदेमंद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सबका अपना अपना सोच है, बट मेरे को लगता है कि प्रॉपर्टी इज ऑल्सो वेरी गुड डिसीजन अगर आप सही जगह ले रहे हैं तो। और 50% वी री इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, क्योंकि शॉर्ट टर्म अर्निंग है, तो उसका थोड़ा पैसा उठा के 30% इन्वेस्टमेंट में डाल दिया, 50% हमने दोबारा से री इन्वेस्टमेंट शॉर्ट करनी ट्रेडिंग में डाल दिया, उससे पूंजी बढ़ जाती है। और तकरीबन 20% आई स्पेंड ऑन माई सेल्फ और फैमिली। अभी क्वेश्चन आता है कि क्या 20% ऑफ प्रॉफिट से आप घर चला लेंगे? नहीं चला पाएंगे, क्योंकि टोटल प्रॉफिट का सिर्फ 20% खर्च कर रहे हैं, तो कहां से घर चलाएंगे? देखिए, इसमें होता यह है कि एज अ ट्रेडर you need to have a secondary source of earning. Like I earn from teaching, from YouTube, from corporate consultancy, from broking, sub-broking, there are 5-6 sources of earnings. इसका फायदा ये रहता है कि मेरा जो एक्सपेंसेस है फैमिली का, वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ अर्निंग से आ रहा है, और स्टॉक मार्केट से जो पैसा आ रहा है वो सारा का पैसा री इन्वेस्ट हो रहा है, दैट इज गिविंग मी कंपाउंडिंग इफेक्ट। तो वो मेरे को पैसा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। मैं जब दिल्ली आया था तो मेरे पास कुछ नहीं था, मतलब सिचुएशन कई बार ऐसी थी कि हमने 3 दिन सिर्फ दाल रोटी खाई, सब्जी खाने के पैसे नहीं थे। या एक सिचुएशन ऐसी थी जब क्रेडिट कार्ड का बैलेंस 150 रुपए का था, और वो भी चुकाने के पैसे नहीं थे, तो पता नहीं क्या कैसे करेंगे। वो सिचुएशन सबको सब फेस करते हैं लाइफ में, टफ टाइम्स हर कोई फेस करता है। लेकिन क्या होता है कि विद द टाइम आपको समझ में आता है कहाँ खर्च करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। मनी मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
एंड वही जब हम ट्रेडिंग से पैसा जोड़ते जाते हैं, आप वेल्थ क्रिएट करते हैं। आज के डेट में मैंने अपना ऑफिस खरीदा, गाड़ी खरीदी, घर खरीदा, सब लिया मैंने, कहीं और भी जगह इन्वेस्टमेंट करी। और यहाँ पेरेंट्स भी नहीं होते दिल्ली में सपोर्ट करने के लिए कि बॉस हमारी दुकान चल रही है, घर का खर्चा तुम करो, सारा अपने ऊपर होता है। तो इट्स गुड दैट कि अगर आपको जल्दी रिच होना है या तो आप सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग पे मत डिपेंडेंट होइए कि सिर्फ ट्रेडिंग से कमाना। कई लोग अपनी जॉब छोड़ करके फुल टाइम ट्रेडिंग में लग जाते हैं। आई सजेस्ट कि देयर इज नथिंग लाइक फुल टाइम ट्रेडिंग। देखो मैंने पैसा डाला, मान लो मैंने 10 लाख रुपए डाले, ठीक है, अभी मेरे को इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग में डाले मैंने। अब वो स्टॉक जो मैंने खरीदा वो 2-3 हफ्ते लेगा बढ़ने के लिए, या मैंने 4-5 जगह भी डाले तो 3-4 हफ्ते लेगा, तो मैं 3-4 हफ्ते क्या करूंगा? इट्स बेटर ना यू कंटिन्यू योर जॉब अलोंग विद ट्रेडिंग। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर भी हो, अगर सुबह आपने खरीदा तो 2 घंटे उसको बढ़ने दोगे, 2 घंटे क्या करोगे? तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। मैं इन लोगों को सबको एडवाइस देता है, आप बहुत सारे सेकेंडरी काम कर सकते हैं अलोंग विद बीइंग अ ट्रेडर। आप अपना कुछ टाइम के बाद एडवाइजरी फर्म खोल लो, आप पीएमएस से स्टार्ट कर लो। ऑल दोस पीपल, इवन वॉरेन बुफे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म लाइक बर्कशायर हाथवे, तो ये भी लोगों का पैसा मैनेज करते हैं। दैट इज गिविंग देम सेकेंडरी अर्निंग। एंड यू बिकम रिच नॉट बाय इन्वेस्टिंग योर मनी, you become rich when other people start putting money into your business. जब और लोग आपको पैसा देंगे ना अपने मैनेज करना, तब आप देखो कितना वेल्थ बनाते हो। Very true. तो आप करो, सेकेंडरी काम भी करो along with trading। आपका पैसा तो बढ़ ही रहा है ना यार, बढ़ने दो उसको, टाइम को और यूज करो। True. बहुत ही सर, So बहुत ही that's बढ़िया how जवाब। we balance out the short term and long term investment. तो सर मेरा क्वेश्चन है, जानना चाहूंगा सर, अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग सेकेंडरी इनकम मतलब कितने जगह से आते हैं? 5, 6, 7, 8? आप बस काउंट करके नंबर बताओ, सेकेंडरी इनकम नहीं, मैं बता देता हूँ कहाँ से। मेरा यूट्यूब से आता है, मैं स्टडी पैक सेल करता हूँ उससे आता है, मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ उससे आता है। ये 3 सेगमेंट हो गए। सब ब्रोकिंग की जो ब्रोकरेज होती है उससे आता है। स्पॉन्सर्स हम लोग वीडियो करते हैं उससे आता है। कंसल्टेंसी में कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी देता हूँ, जैसे आर्ली कंसल्टेंसी होती है 1 घंटे की, लगभग 15 से 20 हजार रुपए का वी चार्ज फॉर दैट। आर्ली कंसल्टेंसी होती है, वो आता है। इसका जो प्रॉपर्टी खरीदी है उससे रेंटल इनकम आता है, ठीक है। तो ये 7 हो गए लगभग। 7। वाह, ऑसम, वेरी गुड। ट्रेडिंग का मैंने नहीं जोड़ा 8। नहीं, उसको तो मैंने रख दिया कंपाउंडिंग के लिए, उसको छोड़ दो आप, वो कंपाउंडिंग में गया। कंपाउंडिंग के लिए अब देखो, आप टाइम इज मनी। यस, अब ट्रू। आप देखो कि खाली बैठे हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं, और बिना स्ट्रेस का काम। यस, वेरी ट्रू। तो वो हो जाएगा। शरीर को कितना गलाओगे यार? 40-45 साल के बाद ऐसा लगता है कि भाई कितना भागेंगे। सो यू नीड टू हैव समथिंग जो आपको रेगुलर इनकम देता रहे। तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम इज इम्पोर्टेंट। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। नहीं सर, बहुत ही मजा आ रहा है आपसे बात करके। और अगला जो क्वेश्चन है, वाह, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। What is the most embarrassing trading mistake that you have ever made? See, देखो, as I told you, मैंने 1.5 लाख से 6 लाख किया, और 6 लाख से वापस ब्रोकर की एडवाइस पे मैंने 30,000 कर दिया। तो मतलब 1.5 लाख फिर से किया और फिर 30,000 कर दिया। तो अब पापा का जब फोन आएगा कि कहाँ है पैसे, कितना हुआ तुम्हारा, पहले तो 6 लाख था तो कितना बढ़ा। अब उनको लग रहा था कि हर साल बेटा कमा के देगा, 6 का बाड़ा करेगा। एक एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है ना पेरेंट्स के। और उसके बाद क्या हुआ कि अब चूंकि पैसे कमा के वापस देने से यू वांट क्विक मनी, फिर मैंने वो 30,000 रुपए दोबारा ब्रोकर की एडवाइस पे, एक्सपायरी पे ऑप्शंस की, उसने बोला लगा लो। मेरे को आइडिया नहीं था ऑप्शन का, बिल्कुल ऑप्शन का आइडिया नहीं था। मतलब मैंने पढ़ा था कॉलेज में, बट कभी प्रैक्टिस नहीं करी। एंड वो एक्सपायरी वाली दिन, एक दिन में 30,000 वो भी खत्म हो गया। लर्न, ठीक है, कि सारा पैसा फ्यूचर F&O में मत डालो। दोनों बार में बड़ा मिस्टेक। तो दैट वाज वन ऑफ द एम्बैरेसिंग मोमेंट आई रियली रिग्रेट इन माय लाइफ। और पूछते तो मैं हर बार गोल गोल घुमाता, और फाइनली जो घर में भाई लोग उन्होंने बता दिया। तो चलो कोई बात नहीं, आई रिकवर्ड ऑल दोस थिंग्स, बट
अच्छी बात यह है कि पेरेंट्स और अंडरस्टैंडिंग ज्यादा कुछ नहीं बोल। वाओ, दैट्स ग्रेट। वेरी गुड। चलिए सर, अब अगला सवाल जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इफ यू कुड ट्रेड फ्रॉम एनी लोकेशन इन द वर्ल्ड, वेयर वुड इट बी एंड व्हाई? I'll give you an address for that. That is 5505 Farnham Street, Omaha, Nebraska. That's Warren Buffett house. वाओ, मतलब ग्रेट। उसके लिए इतना लकी है, उसका घर हम भी ट्राई करके देख लें। ग्रेट। बहुत ही बढ़िया आपने जवाब दिया। यस, मैं तो बोलूंगा हर ट्रेडर को एक बार ट्राई करना चाहिए, एटलीस्ट घर के वहां घुस के ट्रेड मार के देख लो क्या हो रहा क्या हो है। रहा है? चलिए बढ़िया है। चलिए सर, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इफ यू कुड ओनली यूज वन टेक्निकल इंडिकेटर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, व्हाट वुड इट बी एंड व्हाई? एंड मूविंग एवरेज काफी पावरफुल होता है, और आपने जो सवाल किया कि कौन से पीरियड का मूविंग एवरेज हमें यूज करना चाहिए, अगर बहुत शार्प फॉल है, स्टीप है, एंड आई एम अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, तो आई ट्राई कि मैं 9 पीरियड का अप्लाई करूं, और मैं जो फॉल है उसको कैप्चर करूं, एंड गोइंग विद द ट्रेंड। एंड जब भी मूविंग एवरेज 9 पीरियड से बाहर आए, गोइंग विद द ट्रेंड रादर देन बार बार जो हमारा ये ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग करते हैं, वो थोड़ा सा डेंजरस है एज कंपेयर टू गोइंग विद द ट्रेंड। ट्रेंड इज फार बेटर देन ट्रेडिंग ऑन ब्रेकआउट्स। वही दूसरा क्या होता है, कई बार हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे सपोज मेरे पास टीसीएस रखा हुआ है, और टीसीएस पे आई विल डेफिनेटली गोना प्लेस अ 200 पीरियड मूविंग एवरेज। मैं एग्जिट की बात कर रहा हूँ। और जब मेरे को वो 200 से नीचे जाता है, तो मेरे को ये पता होता है कि अब ये जो स्टॉक है ना, लॉन्ग टर्म में अभी होल्ड करने वाला नहीं है, अभी निकल जाओ। क्योंकि 200 से नीचे जाने का मतलब अगले 3-4 महीने ये साइडवेज रहेगा, तो वो पैसा कहीं और पार्क कर लो। सो दैट इज लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट। आप अगर उसको रखे रहोगे तो आप 3 महीने वो नीचे जाएगा, फिर 3 महीने साइडवेज चलेगा, 6 महीने आपके बर्बाद हो जाएंगे, फिर से वो उस लेवल पे आएगा, फिर रिटर्न देना चालू करेगा। तो 200 पीरियड इज गुड टू एग्जिट। सिमिलरली अगर आपको एंट्री बनानी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, you apply a 50 days moving average. Okay. First of all, find out a good financially healthy company. It's not about valuation. 90% जनता गलती क्या करती है, they look for valuation. Because मेरा पी रेशियो सस्ता होना चाहिए, मेरा डीसीएफ मॉडल के हिसाब से वैल्यूएशन सस्ता होना चाहिए। क्या करोगे वैल्यूएशन का? मैंने देखा 10 पी का स्टॉक 40 पी हो गया, 40 से 80 पी हो गया, 80 से 100 हो गया, 150 हो गया, 200 300 पी पे बिक रहा है। तो पहले ये सब पढ़ते थे, वैल्यूएशन जो बेस्ट वैल्यूएशन है, चीप एंड बेस्ट, गुड प्रॉफिटेबल कंपनी, रनिंग एट अ लोअर प्राइस। बस ठीक है, बट इसके चक्कर में तुम बहुत छोड़ दोगे। वैल्यूएशन इज एट द लास्ट। फाइंड ए कंपनी विच इज फाइनेंशियली हेल्दी और लंबे समय तक जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं तो तुमको कमा के देगा। तुम्हारा स्टाफ बीमार है तो ऑफिस में काम नहीं करेगा ना। वो 50 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर जाता है, जस्ट बाय एंड कीप इट, होल्ड करते जाओ। अगर नीचे भी चला गया तो डोंट वरी, दोबारा वो बॉटम आउट होगा 50 के ऊपर, दोबारा बाय कर लेना। तो लॉ ऑफ एवरेजिंग, मतलब हमने एवरेज किया, डिप पे एवरेज किया, बट 50 पे एवरेज के हिसाब से डिप पे कर रहे हैं ना सर। 3 साल 4 साल में 2 बार बाइंग या 3 बार एवरेज करवाएगा, तो आपको बार बार एवरेजिंग भी नहीं करवाएगा, डिप पे करवाएगा, और आपका पोर्टफोलियो रहेगा, और आप एक अच्छी कंपनी को सस्ते दामों पे खरीद पाएंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, अब बने रहेंगे। देखो, इट्स नॉट अबाउट, देखो मेरे को समझ, अगर एक सिंपल सी बंदूक से सही निशाना लगाया जाए तो वो भी एटम बम का काम करती है। जरूरी है कि निशाना आप कहाँ लगा रहे हैं। अगर आपका निशाना, अब फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड वॉर था, अगर आप हिटलर को एक गोली से उड़ा देते तो टेंशन नहीं थी, आपको एटम बम गिराने की जरूरत नहीं पड़ती। सो इट्स ऑल अबाउट कि मूविंग एवरेज है,
सिंपल सा इंडिकेटर है, हाउ यू यूज इट इज इम्पोर्टेंट, व्हाई यू मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड कि 20 मूविंग एवरेज एक चार्ट पे लगा दिया, उसको फैन बना दिया, स्नेक बना दिया, एंड देन यू इसका जब मुंह खुलेगा तो ट्रेड करना दोस्तों, ये हद है। सेलिंग टेक्निक से सर मार्केट में लोग बन रहे हैं, बुद्धू ले रहे हैं। सर सिंपल सी चीज है ना, कैसे कब कहाँ यूज करते हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सर एक किसी ट्रेडर से स्टेटमेंट भी पूछो है। 200 डे का मूविंग एवरेज यूज करते हो, नहीं करते हैं, नहीं करते। हाँ सर और सर एक स्टेटमेंट भी है, सिंपलिसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप जितना सिंपल रहोगे उतने सुलझे रहोगे। चार्ट को आप जितना क्लीन रखोगे उतना पिक्चर क्लियर दिखेगा। यस, वेरी ट्रू। ट्रू ट्रू, नहीं सर, बहुत बहुत ही सही। वाओ। चलिए सर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है स्पेशली आपके लिए। इफ यू कुड ओनली ट्रेड ड्यूरिंग 1 hour ऑफ द डे, व्हाट दैट वुड बी? आप कौन से इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना चाहेंगे अगर आपको दिन में सिर्फ 1 ही घंटा दिया जाए? सर फिक्स टाइम इज लाइक हार्ड टू से, बट ठीक है, अगर इक्विटी में कर रहे हैं तो अपन 10 से 11 का टाइम प्रेफर करेंगे, और फॉरेक्स में कर रहे हैं तो रात को लगभग अगेन 9 to 10 या 10 to 11 अगेन। फॉरेक्स में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी वोलेटिलिटी उस टाइम में होती है, और दिन में सुबह क्या है, सेटल डाउन हो जाता है प्री मार्केट जो भी होता है, उसके बाद आपको सही डायरेक्शन मिलेगा प्राइस का, और अच्छा मेरे को लगता है। मैं बहुत ज्यादा वोलेटाइल मार्केट में नहीं काम करना चाहता, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, मेरे को आउटलुक सही दिखने लग जाए, उसके बाद आई पुट द मनी। सो 10 to 11 थोड़ा सा काम डाउन हो जाता है मार्केट, और रात को थोड़ा क्या है, यूएस मार्केट खुलता है और पहले उसमें भी थोड़ा काम डाउन हो जाता है, तो फिर उसके बाद एंट्री करने में ठीक रहता है मेरे को। मैं ब्लाइंड शॉट नहीं मारता कि भाई आप बीटीएसटी कर रहे हैं, एसटीबीटी कर रहे हैं, या मार्केट खुलते ही 9 सवा 9 बजे आपने देखा कि भाई यूएस मार्केट यहाँ खुला था तो अपना निफ्टी भी ऊपर ही जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। मैं आप पिछले साल का डेटा उठा के देखिए, आप उठाइए 5-6 साल का डेटा, वो अगेन इट्स अ गैम्बल कि इफ Nasdaq is plus the Nifty will be plus, no guarantee. I have seen many times Nasdaq was all negative for weeks और Nifty was all positive for weeks. That's completely a myth. वो गैम्बल मत करो। You should trade what you see. Yes. Don't trade on guesswork. जैसा very दिखता है नहीं समझ में आता, छोड़ दो ना यार, इतना स्टॉक है। नहीं नहीं, वेरी ट्रू। इसका रिसेंट एग्जांपल है सर, अभी जैसे यूएस मार्केट पूरा डाउन था बट इंडियन मार्केट पूरा अप था, अगेंस्ट था, रिसेंट एग्जांपल है। तो अब लोगों के ऊपर है वो कैसे इसको जज करते हैं। वेरी ट्रू। चलिए सर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ डू यू स्टे ऑन टॉप ऑफ रेगुलेटरी चेंजेस एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कैन इम्पैक्ट योर ट्रेड्स? Regulatory changes are not a problem at all. See, most of the traders do trade with a stop loss and investments are diversified. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर रेगुलेटरी चेंजेस से। तो सर अभी जो टाइमिंग्स बढ़ने वाला उसके ऊपर आपके क्या विचार है? वो भी एक तरह का चेंजेस ही है बहुत बड़ा। आर यू इन फेवर और अगेंस्ट? इसके ऊपर मैंने और यू आर ओके? एक शॉर्ट ही डाला था मैंने इसके ऊपर। देखो हर किसी को पैसा बनाना है, दे वांट टू कॉम्पीट विद सिंगापुर निफ्टी, ठीक है, कि भाई हमारा काफी ज्यादा सिंगापुर में लिक्विडिटी क्रिएट होता है, वही एफआई निफ्टी में लगाएंगे, लेट आज तक खुला रहेगा। तो सर लिक्विडिटी उतना ही है, मोहल्ले में ना जितने कस्टमर हो गए ना खरीदने वाले, किराना दुकान के यहाँ उतना ही कस्टमर आएगा, वो 2 बजे रात तक भी खोल के रखेगा ना, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि थोड़े से कस्टमर जो शाम को आते थे वो लेट नाइट आने लग जाए, जैसे स्टूडेंट है जो जगे रहते थे रात को 2 बजे तक, बोलते थे यार 10 बजे दुकान बंद हो जाती है, अपना स्टॉक रख लो खरीद के, तो वो लोग रात को 2 बजे खुल लेते, 2 बजे चले जाएंगे। तो सेम थिंग इज हियर, जो आपको वॉल्यूम क्लोजिंग आवर्स में यहाँ 3 बजे 5 बजे रहता था वो शिफ्ट हो जाएगा वॉल्यूम, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ थोड़ा स्ट्रेस एम्प्लॉयज के ऊपर आएगा कि उनको थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, जो ब्रोकिंग हाउसेज हैं उनको डबल शिफ्ट में एम्प्लॉयज को रखना पड़ेगा। अब हम लोग जैसे हैं, हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि पुट अलर्ट ऑन योर ट्रेड,
और 1 मिनट का अलर्ट डालो कि हर मिनट आपको पिंग करेगा, और आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करी है सारी पे अलर्ट डाल के छोड़ दो, आराम से चैन से सो दूसरे काम। देखो मैं 5 काम इसलिए कर पाता क्योंकि मेरा सारा पोजीशन में अलर्ट लगा हुआ है। अब वो अलर्ट आज ट्रिगर हो, 1 हफ्ते बाद ट्रिगर हो, 5 दिन बाद ट्रिगर हो, 5 महीने बाद ट्रिगर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉफ्टवेयर ट्रिगर करता है, आपको बताता है, और उसके बाद आप आराम से सो। तो ट्रेडर को कोई फर्क नहीं पड़ना टाइमिंग से ज्यादा कुछ चेंज होने से। लंबे समय तक हाँ, वोलेटिलिटी बहुत सारा ऐसा टाइम जो रहेगा जहां पे शेयर्स फ्लैट ट्रेड कर रहे होंगे, लिक्विडिटी वहां पे नहीं होगी, रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। रिसोर्सेज वेस्ट होंगे सर, देखो जो HFT कर रहा है या कोई भी कर रहा है वो तभी करेगा जब मार्केट में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी हो। और अब पहले जहां वो 8 घंटे के लिए लिक्विडिटी क्रिएट करता था, अब उसको 10 घंटे 12 घंटे के लिए लिक्विडिटी क्रिएट करनी है। तो पैसा तो उतना ही है ना, वो उतनी ज्यादा वॉल्यूम उतने समय तक कैसे करेगा। तो अल्टीमेटली मेरे को तो नहीं लगता कि इससे कोई खास बेनिफिट नजर आएगा आगे ये लोग जाना। और बात आज से थोड़ी चल रही है इनकी, 4 सालों से बात चल रही है कि भाई टाइम बढ़ाओ टाइम बढ़ाओ। उतना ही दम होता तो इम्प्लीमेंट कर देते। सेबी ने भी अप्रूवल 2-3 साल पहले ही दे दिया था, देख लो करना है तो आई हैव नो प्रॉब्लम। तो कुछ निकल के आना मेरे हिसाब से कुछ फायदा नहीं है, करके ट्राई करके देखना चाहे कर ले। नहीं सर, इवन मेरे को मेरा पर्सनल ओपिनियन ऑन दिस थिंग ट्रेडिंग द मार्केट इज, आपको सबसे अगर ये आउट ऑफ दिस थिंग इंटरव्यू में कह रहा हूं मैं, आई ऑलवेज सजेस्ट वन थिंग टू सेबी कि बॉस यू डोंट वांट रिटेल टू पार्टिसिपेट इन डेरिवेटिव सेगमेंट, इसलिए आपने लॉट साइज बढ़ा दिया। ठीक है, ताकि वो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग ना करे। बट सोचो वहीं पे कि अगर रिटेल ट्रेडर को हेज करना हो तो उसके पास क्या ऑप्शन है। तो फ्लिप साइड भी तो है आपके डिसीजन का। एक टाइम था जब लॉट साइजेस वर स्मॉल एंड रिटेल वर आल्सो एबल टू हेज देयर पोजीशंस। ठीक है, तो आप ऑप्शन दो ना उसको। आप दो धारी बंदूक है, आप डिफेंस के लिए, आपको क्या अटैक के लिए, आपको क्या लगता है कि रिटेल आपने बड़ा लॉट कर दिया तो वो ट्रेड नहीं करेगा? वो बड़ा लॉट भी ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब ठीक है, थोड़े से बड़े रिटेल ट्रेडर्स हैं, एचएनआईज हैं, थोड़े से छोटे रिटेल ट्रेडर हैं, बट छोटों के लिए फिर दुकान बंद कर दी। उनको बोल लो कि आप ट्रेडिंग मत करो, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करो लॉन्ग टर्म, आपकी बात थोड़ी मानेगा। तो अल्टीमेटली जितना पॉजिटिव इंपैक्ट है उतना नेगेटिव ही है। मेरा पर्सनल ये मानना है कि डेरिवेटिव सेगमेंट में मार्जिन आप ठीक है बढ़ा लो, आपने 5 टाइम्स तो 20% कर ही दिया मार्जिन, लेकिन आप मार्जिन बढ़ा रहे हो तो मार्जिन बढ़ा लो ना, बट कीप द लॉट साइज स्मॉल। Very true. So other people can also hedge their position. तो नहीं समझते हैं, ठीक है जो करना है करें। अल्टीमेटली आपका लोग जो बोलेंगे हमें तो वही करना पड़ेगा। आपने बोले रेडिकल चेंजेस से क्या कर सकते हैं, हाउ दिस फैक्टर इम्पैक्ट यू, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दे हैव मेनी ट्रेडर, अदर ट्रेडर्स, उनको फर्क पड़ता है। यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। चलिए सर, अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल वाओ अगेन बहुत ही बढ़िया है। How do you handle unexpected news event that can impact the market, such as political news or natural disaster news? सर एक चीज नोटिस करो हमेशा, न्यूज ना दो तरह की होती है। वन इज अ न्यूज विच इज रिलेटेड टू सिस्टम वी कॉल दैट क्रिएट सिस्टमैटिक रिस्क। ज्यादातर आपने जो बोला पॉलिटिकल न्यूज इवेंट्स विच इम्पैक्ट्स द मार्केट, राइट, तो पूरा ही मार्केट खराब होगा उस टाइम में। सो वन ऑप्शन इज दैट हाँ आपने जो स्टॉप लॉस लगाया था वो ट्रिगर हो जाएगा, बट टेंशन की बात नहीं है क्योंकि स्टॉप लॉस बढ़ा नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है ये सब। दूसरा, अगर हम ये मानते हैं कि द न्यूज इज स्पेसिफिक टू कंपनीज, लेट्स सपोज अभी हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया, अदानी ने क्रैश कर दिया, ठीक है, ये पॉलिटिकल इवेंट नहीं था, ठीक है, ना ही कोई इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंजेस थे, इट वाज अ कंपनी स्पेसिफिक न्यूज। अब इस सिचुएशन में नो डाउट डाइवर्सिफिकेशन हेल्प करता ही है। जहां पे हमने 10 कंपनी में पैसा 15 कंपनी में लगाया हुआ है, वहां 20% कोई भी गिरेगा तो 2-4% 5% का पोर्टफोलियो पे लोड पड़ता है, तो डाइवर्सिफाई करने से वो बच जाता है। दूसरा, हमें न्यूज का ना नेचर देखना चाहिए। मैं जितने भी व्यूअर्स हैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि टेक केयर, ध्यान दीजिए इस बात पे कि न्यूज का नेचर क्या है।
न्यूज ऐसी न्यूज है जो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम क्रिएट करेगी कंपनी में। जैसे फॉर एग्जांपल बोला जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो है बैटरीज का प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है या चिपसेट है उसके प्रॉब्लम है, तो इसके कारण प्रोडक्शन नहीं हो रहा गाड़ियों का, सो इसलिए शेयर्स के दाम नीचे चले गए, सेल्स नहीं हो रही। तो ये जो चिप शॉर्टेज का प्रॉब्लम है ना सर, ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है। जब चिप शॉर्टेज होती है तो चिप्स के दाम बढ़ जाते हैं, उस सिचुएशन क्या आते हैं, सारे लोग चिप मैन्युफैक्चर करने लग जाते हैं। अब देख लो चिप सरप्लस है। तो ये बात वही हुई जब एक टाइम में जब अनियन के दाम जो थे ना 100 रुपए 200 रुपए किलो हो गए, तो हर साल सारे फार्मर ने अनियन ही लगा लिए, तो फिर 2 रुपए किलो हो गया अनियन। समझ रहे? तो ये जो प्रॉब्लम एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, इन शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स के कारण स्टॉक्स के दाम नीचे जा रहे हैं। इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। खरीदो, रखो, झोला बढ़ के रखो, क्योंकि ये प्रॉब्लम थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। अभी तुमको अच्छा कंपनी सस्ते दाम पे मिल रहा है। दूसरा ये है कि एक होता है न्यूज इन नेचर कंपनी स्पेसिफिक विच विल क्वेश्चन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंपनी, क्रेडिट। जैसा कि कंपनी में फ्रॉड हुआ, अकाउंटिंग फ्रॉड का इश्यू आया, 1 महीने 2 महीने में सीईओ सीएफओ डायरेक्टर 2 4 रिजाइन करके भाग गए। ठीक है, तो एक न्यूज जिससे कि क्रेडिट पे असर पड़ रहा है कंपनी के, वो लॉन्ग टर्म इन नेचर होती है प्रॉब्लम। तो कुछ न्यूज ऐसी होती है जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट डालती है, वो स्टॉक तुरंत ठीक नहीं होगा। तो उससे बाहर निकलो अगर तुम्हारी पोजीशन नहीं बनी है तो। और अगर पोजीशन बनानी है, खरीदनी है, तो प्लीज उन स्टॉक्स को मत खरीदो अगले 1 2 साल के लिए। जैसे अडानी का केस है, आई एम नॉट रिकमेंडिंग स्टॉक, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, अडानी में हमारा ट्रस्ट इश्यू आया, हमारा क्रेडिट का इश्यू आया, क्योंकि फ्रॉड रिपोर्ट हुआ, तो इट विल टेक ईयर्स टू रिकवर। अब जितने पुराने केस हैं फ्रॉड वाले, आप रिसेंट में पीपी ज्वेलर्स था, उससे पहले फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज था, उससे पहले सत्यम का केस बहुत पुराना हो गया। ठीक है, और भी जो फ्रॉड के केसेस आ रहे हैं, आप एक यस बैंक का केस देख लो। ठीक है, अलग अलग है सब। जहां भी थोड़ा सा भी मिस रिपोर्टिंग है, फाइनेंशियल फ्रॉड है, या ट्रस्ट क्रेडिबिलिटी का इशू है, क्रेडिट का इशू है, वो तुरंत रिकवर नहीं करता स्टॉक, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ठीक होगा इमेज। तो इमेज एक बार खराब होगी तो टाइम लगेगा, तो इसलिए उन कंपनीज में पैसा मत लगाओ। तो ये जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो नोन नहीं है, आपको सडनली बीच में आते हैं, उसको कैटेगराइज करो। सिस्टमैटिक रिस्क है गवर्नमेंट रिलेटेड, या फिर अनसिस्टमैटिक रिस्क है कंपनी रिलेटेड, एंड देन मेक योर डिसीजन। दैट्स ग्रेट। नहीं सर, वाह, बहुत ही बढ़िया आंसर है। आई होप व्यूअर्स डेफिनेटली आप इसे अप्लाई करें, सीखें और समझें, तो बेनिफिट आपको भी होगा और डेफिनेटली सर को भी होगा। सर की वजह से आपको कुछ नया मिला आज, कि न्यूज का भी नजरिया 2 तरीके का होता है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। वेरी गुड। चलिए सर, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा सेशन जैसे कि ट्रेडर्स के लिए है, तो ट्रेडर से रिलेटेड सवाल है। What's your advice for traders who are struggling to find success across multiple segments, and how can they improve their overall performance? सर देखो, ये बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन है, बहुत शॉर्ट आंसर इसका नहीं दिया जा सकता, बट फिर भी मैं एक चीज बोलूंगा कि इट्स नॉट अबाउट सेगमेंट, आई कीप माई ऑप्शंस ओपन। ठीक है, कि मेरा ऐसा नहीं कि गोल्ड से नुकसान लिया तो गोल्ड से ही निकालूंगा। सो इट्स अबाउट स्टडी एंड देन प्रैक्टिसिंग योर स्टडीज। सो आपने एजुकेशन लिया, उसके बाद उसको कितना प्रैक्टिस किया। जैसे आपने धनुष क्या होता है, आर्चरी सीखी, और सिखाना तो बहुत आसान है, बट कितना प्रैक्टिस किया उसको। सो वट एवर यू लर्न इन डिटेल, एंड जस्ट डोंट कॉपी दी स्ट्रैटेजी। कि किसी ने आपको बोल दिया कि बॉलिंजर बैंड लगाना, आरएसआई लगाना, ये करना, वो करना, ट्रेड में आना, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। सो ट्रेडर्स हु आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड सक्सेस, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट ओनली मल्टीपल इन एनी एसेट क्लास। तो आपको सीखना है, डीप में सीखना है, आपको कॉपी स्ट्रेटजीज को कॉपी पेस्ट नहीं करना है। हो सकता है जो स्ट्रेटजी उसके लिए काम कर रही है आपके लिए नहीं काम कर रही, क्योंकि उसके लिए इसलिए काम कर रही है उसको सब कुछ आता है, और उसने से एक स्ट्रेटजी उसने बना दी, और उसको ये भी पता है कि इसका एरर आएगा तो हम क्या करेंगे। आपको सब कुछ नहीं आता, आपको सिर्फ छोटी सी स्ट्रेटजी आती है, और फिर बाद में क्या होता है कि कोई एडवर्स सिचुएशन आती है, अनफेवरेबल सिचुएशन आती है, आपको समझ में नहीं आता क्या करना है। सो डोंट, दूसरा सलाह है, डोंट होप ऑन बिटवीन डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। आपने खुद ही अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई, आपने उसको 4 बार टेस्ट किया, बोला नहीं काम करता, छोड़ दो। अरे बिलीव योरसेल्फ,
अगर टेस्ट करना है तो प्रॉपर टेस्ट करो, 100 बार कम से कम करो। आपका नाम हो सकता है, आप पेटेंट करवा सकते हो स्ट्रैटेजी को। दूसरी बात, अगर एक स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिट दे रही है तो स्टिक टू इट, चाहे वो महीने का 2% 1% ही दे रही है। अरे प्रॉफिट दे रही है ना यार, तुम उसको क्यों छोड़ करके फिर नई स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? उसके साथ स्टिक करो, थोड़े टाइम के लिए स्टिक करो, उसको चलने दो। अगर दूसरी स्ट्रेटजी एक्सपेरिमेंट करनी हो तो उसमें थोड़े फंड से एक्सपेरिमेंट करो, बट उधर से पैसा आने दो। लोगों के साथ क्या है ना, और चाहिए और चाहिए, मेरे को स्ट्रेटजी बनाई, मेरे 2% प्रॉफिट आ रही है, बहुत गुड। अरे मैं तो बहुत अच्छा एनालिस्ट हूँ ना, आई विल फाइंड आउट समथिंग वो 10% देगा मेरे को फायदा, एंड बैलेंस आउट आप नहीं कर पाते हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो लोगों को खत्म करता है, मार्केट में लोग बाहर हो जाते हैं, यही कि वो जरूरत से ज्यादा स्ट्रेटजी पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस चक्कर में बहुत ज्यादा ओवर ट्रेडिंग भी करते हैं। तो अगर आप अलग अलग सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हैं या सिंगल सेगमेंट में भी कर रहे हैं, अब बहुत ज्यादा ट्रेड मत करें। लेट योर कैपिटल ग्रो, लेट योर द प्राइस ऑफ स्टॉक ग्रो, गिव इट सम टाइम एंड इवेंचुअली इट विल गिव मी मनी। You cannot always do scalping morning, afternoon, evening, every time. और अगर मान लेते हैं आपको स्कैल्पिंग करनी भी है तो ट्रस्ट मी, दीज स्कैल्पर्स हैव इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, कम से कम 6 से 7 साल। क्योंकि जितना ज्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन होगा सर, उतना स्विफ्ट डिसीजन होगा। एंड आप नए ट्रेडर हैं, आप स्विफ्ट डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आपको टाइम लगेगा। आप इमोशनली इन्फ्लुएंस्ड होंगे अपनी ट्रेडिंग में, आपको परफॉर्मेंस इशू होगा, आप अपने दोस्तों को देख करके जलेंगे, बोलेंगे यार ये इतना बना रहा है, मेरे को इतना बना रहा है। आपको 1% मिलेगा, आपके दोस्त को 2%, 4%, 5%। आप 1% से खुश नहीं होंगे, आपको भी 50% चाहिए होगा। दूसरा, स्टार्ट ऑलवेज विथ इन्वेस्टिंग इन लार्ज कैप। विद द टाइम स्लोली, ये सब कोई बोलेगा आपको, स्टार्ट मूविंग टू शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, एंड फाइनली कम से कम 1 साल भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करने के बाद फिर इंट्राडे में या स्कैल्पिंग में आओ। डोंट स्टार्ट विथ सम स्ट्रेटजी एंड उसके बाद सीधा इंट्राडे ट्रेडिंग। मेरे पास कई लोग आते बोलते सर मेरे को इंट्राडे ट्रेडिंग सीखनी है, को समझाता हूँ कि भाई हम सिखा देंगे इंट्राडे ट्रेडिंग, बट आपको साथ में इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेडिंग भी सीखनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको इन्वेस्टमेंट सूट करती है कि स्विंग ट्रेडिंग सूट करती है या इंट्राडे। भाई मेरे को बताओ, एक आदमी कहीं बैंक में जॉब कर रहा है या कॉल सेंटर में बैठा हुआ है, कॉलिंग कर रहा है, वो इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करेगा? उसके पास टाइम है? नहीं कर पाएगा। और फिर वो स्टार्ट करता है, पोजीशन फंसती है, ध्यान नहीं देता है, नुकसान करता है, तो आपको अदर फैक्टर्स पे तो ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा आप कितना रिस्क ले सकते हैं? रिस्क कैपेसिटी की नहीं है। फैमिली में अकेले कमाने वाले आदमी है, जोड़ जाके 25-50 हजार रुपए इकट्ठे किए और सारे जुए में डाल दो। अरे जो पैसा आपके सर्वाइवल के लिए है, डोंट पुट दैट मनी इनटू स्टॉक मार्केट। सर्वाइविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास अगर 25-30 हजार रुपए बचते हैं तो उसको सर्वाइविंग के लिए यूज करो। मैंने भुगता हुआ है, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो लास्ट माइलस्टोन्स, डोंट टेक टू मच ऑफ रिस्क। तो इट इज सजेस्टेड कि बस स्टार्ट स्लो, पढ़ो अच्छे से, डोंट हॉप ऑन स्ट्रेटजीज। एक फॉर्मूला नहीं है मार्केट में, पढ़ना पड़ेगा। बट ट्रस्ट मी, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। विद द टाइम आपको स्टेबिलिटी आ जाएगी, डिसिप्लिन आ जाएगा, आपको पैसा आने लग जाएगा, और आपको इतना आएगा ना कि आप खर्च नहीं कर पाओगे। वेल सेड। नहीं सर, बिल्कुल सही, बहुत ही सही, एंड रियली बहुत ही गहराई में जाके आपने समझाया हो, व्यूअर्स को समझ में भी आ गया होगा। चलिए सर, जैसा कि अभी आपने स्विंग ट्रेडिंग के बारे में कहा, अगला सवाल स्विंग ट्रेडिंग से है। हाँ सर, क्या बोले? सॉरी, मैंने बोला आ जाए लोगों को समझ में, बात ही क्या है। मेरे को किसी समझदार, अरे प्रवीण सर बोल रहे हैं, क्यों नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा। अरे पता नहीं, मेरे को किसी समझदार आदमी ने बोला, वही सब बहुत पैसा बनाया उसने। मेरे को मैंने उसको बोला कि व्हेन स्टूडेंट्स, तेरे पास क्लासेस में जो है करोड़ों तू कमाता है टीचिंग में और इतना करता है, तो इतने सारे स्टूडेंट कैसे आते हैं?
तो तू कैसे अपनी एडवर्टीजमेंट में लिखता है कि 50% महीने का रिटर्न बना सकते हैं, 100% महीने का रिटर्न बना सकते हैं? तो बोले कि सर देखो, आप मेरे को बताओ, आप 2% लिखोगे तो आपके पास कोई नहीं आएगा, और 50%, 100% लिखोगे तो हर कोई आएगा। तो बोले कुछ टाइम के बाद उसको रियलाइज तो होगा ना कि जो है 50% मुश्किल है या नियर टू इम्पॉसिबल है हर महीने बनाना। तो उसको रियलाइज होगा तो वो 2% पे आएगा। तो बोले सर, जब वो 2% उसको कमाना ही होता तो शुरू में आपके पास आ जाता। तो हमारे पास आएगा, सीखेगा, नुकसान करेगा, दुकान बंद कर लेगा, हम तो कमा लेंगे। तो ऐसे में क्या है कि ऑब्वियसली वो अपनी दुकान चल रहा है, बहुत अच्छी दुकान चला रहा है, बहुत अच्छा कमा रहा है, और एक्चुअल में उसके पास ट्रेडर वही आ रहे हैं जो लालची लोग हैं, और वो नुकसान कर लेते हैं, चले जाते हैं। लेकिन राइट माइंडसेट, अगेन आई एम टेलिंग यू, लोगों का डेवलप होता है एनवायरनमेंट पे जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं। तो मैं चाहे कितना ही बोलूँ, मैं आपके अभी मेरे जो व्यूअर्स जो भी सुन रहे हैं, मैं आपको ये बोलूंगा कि देखो, आज आप मेरी बात नहीं मानोगे, लेकिन 5 साल बाद आप मेरी बात मानने के लिए विवश हो जाओगे। क्योंकि लालच जो होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है स्टार्टिंग में, क्योंकि आप वही सुन रहे हो जो आप सुनना चाहते हो। कोई आपको बोलते हैं, आप बोलते हैं 50% बना लेंगे, अरे 50 का 100 बना लोगे। सुनने में अच्छा लगता है, आप उसका हाथ थामोगे, दामन थामोगे, बाद में पता चलेगा वो कुएं में धकेल के चला गया, और आपको रियलाइज होगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो तो चलिए सर, अभी भी प्लीज सर। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज सर, आप प्लीज, सॉरी सॉरी, मैंने बीच में आपको डिस्टर्ब कर मैं दिया। मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि सर, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ज्यादा नहीं, इतना सा भी दिमाग लगाओगे ना तो क्लियर हो जाएगा। वेरी गुड। तो चलिए सर, अगला सवाल आप स्विंग ट्रेडिंग से है। हाउ डू यू आइडेंटिफाई पोटेंशियल स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज एंड व्हाट योर प्रोसेस एंड इवेलुएटिंग देयर पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी? देखो, टेक्निकल एनालिसिस इज एन आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड रीड द मार्केट सेंटिमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये दिमाग से निकाल देना चाहिए कि इट्स एन आर्ट ऑफ प्राइस फॉरकास्टिंग। नहीं, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा इस बात से मतलब नहीं है, हमें इस बात से मतलब है कि हमें कहाँ खरीदना है। सस्ता होगा अपन खरीदेंगे, महंगा होगा अपन बेचेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस इन प्लेस रहेगा। सो इट्स एन आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। और प्रॉब्लम ऑब्जर्वेशन के साथ ये होती है कि मे बी योर ऑब्जर्वेशन इज रॉन्ग एंड समबडी एल्स ऑब्जर्वेशन इज राइट। तो ये जो चीज है ऑब्जर्वेशन, आपकी क्लियर तभी होगी फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप अपना चार्ट साफ सुथरा रखोगे। डोंट अप्लाई टू मेनी इंडिकेटर, एज आई सेड प्रीवियसली। सो इफ यू वांट टू identify potential swing trading opportunities, I'll say that for swing trading, you can use a screener to find trending stocks. Just check for stocks which are above 50 DMA or 100 DMA, and prefer to buy a trending stock rather than buying on breakouts. Go with the trend. And I love moving averages and yes, price action charts, क्योंकि price action थोड़ा early entry करवाता है, and it's better than indicators, क्योंकि indicators are mostly lagging. Leading indicator भी lagging होता है क्योंकि price के movement के बाद ही वो घूमता है। True. तो price action जो है वो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। दूसरा, there is no fixed rule. Everybody has a different strategy for swing trading. So read what your chart says. Don't make assumptions कि भाई मैंने कई लोगों को देखा है कि ऐसे ट्रायंगल बना देंगे, फिर आगे की लाइन डाल देंगे, यहां से ऊपर जाएगा। अरे भाई, जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं है, तुमको ये डिसाइड करना है कि यहाँ पे बाइंग ऑप्शन है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है, खरीदो, और उसके साथ स्टॉप लॉस रखो। बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस, अंडरस्टैंड, इट्स अ थियरी। देखो एक चीज, हाइपोथेसिस को जब आप टेस्ट करते हैं तो वो थियरी बनती है। अगर 60 to 70%, 80% वैसा ही हो रहा है जैसा आपने एनालाइज किया, तो दैट बिकम्स अ थियरी। एंड व्हेन एवरी टाइम इट हैपेंस, लाइक 2 + 2 is always 4, so that becomes a law of physics.
So technical analysis is not a law of physics जहाँ पे 2+2 is always 4. It's a theory. So you will always have a room for error. ठीक है, कि आपका हो सकता है कितना ही अच्छा स्ट्रेटजी, वो 100% एक्यूरेसी नहीं देगा, वो गड़बड़ करेगा। तो इस चक्कर में मत पड़ो कि मेरा बहुत ज्यादा एक्यूरेसी आना चाहिए, मेरे को 100 में से 100 बार सही होना चाहिए। यार गलत होगा, एक्सेप्ट इट करो। हर ट्रेड में, हर बिजनेस में नुकसान होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। व्हाट यू हैव टू मेक श्योर इज जो दिखता है उसके ऊपर ट्रेड करो, अजम्पशन पे मत करो। एंड यू कैन नॉट बी स्लेव ऑफ अ रेडीमेड स्ट्रेटजी बाय समवन एंड स्टॉप अप्लाइंग योर ब्रेन। डोंट डू दैट। विद द टाइम ठीक हो जाएगा। तो एक फिक्स स्ट्रेटजी नहीं है। आप कोई भी देखो, मैं जैसे अगर मैंने मूविंग एवरेज स्विंग ट्रेडिंग करनी है, मैं मूविंग एवरेज पे कर सकता हूँ। मैं प्राइस एक्शन पे स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, प्राइस एक्शन पे कर सकता हूँ। And when you know technical analysis completely, let's suppose you are trading on technical or maybe on fundamental, तो आप कुछ भी टूल यूज कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। जरूरी नहीं है कि ये 5 ही लगाना। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये these are 5 set of indicators I'm using, जैसे मैं पता करता हूँ। तो आप बोलोगे जिससे भी पता करने की स्विंग ट्रेडिंग करनी है, लेवल निकालने हैं, तो सिंपल प्राइस के मूवमेंट से कर सकते हैं आप स्विंग ट्रेडिंग। आपको लगता है कि जब भी एक ट्रेंडिंग स्टॉक है, एक प्राइस करेक्शन आया, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, रिट्रेसमेंट है, उसके बॉटम आउट होने के बाद आप रेजिस्टेंस ब्रेक होने पे ले सकते हैं। तो देयर आर मेनी प्लेंटी। तो एक फिक्स नहीं है, मैं हार्डली से बट ये कह सकता हूँ कि अगर सिंपल कोई फॉलो करना चाहते हो, अप्लाई या 50 पीरियड मूविंग एवरेज। जब भी बॉटम आउट होता है उसके साथ खरीद लो, और 50 के साथ नीचे जा रहा हो तो उसके साथ गो विद द ट्रेंड। दैट विल बी हेल्पफुल। वेरी गुड, वेल सेड, वेल सेड। चलिए सर, अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, What's your advice for new traders just starting out in risk management, and how can they improve their chances of success? See, there are 3 ways you can manage the risk. The 3 ways, ठीक है। मतलब आपको अगर लॉस अपना रिड्यूस करना है या लॉस मैनेज करना है कि चांसेस कि लॉस ना हो या लॉस हो तो कम हो। सो वन इज दैट आप इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके चलो। अगर स्विंग ट्रेडिंग भी करते हो तो सारा पैसा एक स्विंग ट्रेडिंग में मत लगाओ। इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो सारा पैसा एक जगह इन्वेस्टमेंट करो। सो वन वे इज टू डाइवर्सिफाई द स्टॉक, एंड इफ यू आर इन्वेस्टिंग लुक फॉर स्टॉक्स विथ लेस कोरिलेशन एंड लो बीटा, सेफ रहेगा। दूसरा, यू कैन यूज ऑप्शंस एज अ हेजिंग टूल। उसको स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के लिए हम लोग सब यूज करते ही हैं, राइट करते हैं, बाई करते हैं, बट आप उसको हेजिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तीसरा, यू कैन यूज पोजीशन साइजिंग। दैट मीन्स आप बड़ी पोजीशंस मत ले और ज्यादा लिवरेज मत ले। देखिए, ज्यादा लिवरेज जो होता है ना, दैट किल्स। 1930s में जो ग्रेट डिप्रेशन आया, दैट वाज बिकॉज ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स लिवरेज। 2008 का जो क्राइसिस आया, दैट इज MBS, CDAs एंड CDOs, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स, ये भी लिवरेज इंस्ट्रूमेंट्स थे। और ज्यादातर लोग जो मार्केट से बाहर होते हैं, रोड पे आ जाते हैं, बिल्कुल वो भी बहुत ज्यादा लिवरेज पे काम करते हैं, क्रेडिट पे काम करते हैं, मार्जिन पे काम करते हैं। तो अगर आपकी औकात नहीं है, डोंट टेक इट अदरवाइज, बट नहीं है आप उतना क्रेडिट रिस्क ले सकते हैं, तो डोंट टेक टू मच ऑफ लिवरेज। अस्थिर से चलो भाई, बन जाएगा समय के साथ, बहुत पैसा बन जाएगा। आपने अपनी जिंदगी के 25 साल पढ़ाई में खर्च किए हैं, 2-4 साल यहाँ भी अस्थिर से खर्च करो, पेशेंस रखो, थोड़ा थोड़ा करके घड़ा भरना चालू करो, बहुत पैसा हो जाएगा। आप बचपन में गुल्लक, याद, हम लोग गुल्लक जमा करते थे, उसमें 10-10 रुपए भी डालते थे, 2-2 रुपए भी, तो साल में कितना हो जाता था। तो जस्ट डोंट टेक बिग पोजीशंस एंड ऑलवेज ट्रेड विद स्टॉप लॉसेस। इफ यू अवॉइड बिग लॉस, यू विल बी द किंग। वेरी ट्रू, वेल सेड, वेल सेड सर। बहुत ही मजा आ रहा है आपसे बात करके, लिटरली मुझे भी बहुत ही सीखने को मिल रहा है और डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स को भी मिल रहा होगा। तो चलिए अब इस सिलसिला को बढ़ाते हैं और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, What's your approach to dealing with losses, and how do you avoid letting them impact your future trading decisions? I used to say cheers, enjoy, and you learned from one more mistake. Very simple. So every time you lose, you learn something new. And if you're not learning something new, ठीक है, फिर गवा के भी क्या हुआ, पैसा फायदा। एक कहावत है कि मार्केट सिखाने का भी पैसा लेती है, ऐसा लेती है। तो आप नुकसान करके सीखते हो, तो कोई बात नहीं है। अगर नुकसान हो गया तो नुकसान इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस।
प्रॉफिट एंड लॉस, आपको सिर्फ प्रॉफिट आएगा ऐसा जोड़ी थोड़ी है। तो अगर आप पहले से तैयार हो इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए कि ट्रेडिंग करता हूं तो नुकसान भी होगा, तो आपको कोई अफसोस नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपने पहले से एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। लोग जो आपसे सिर्फ ये मैं पैसा लगा रहा हूँ, कितना प्रॉफिट आएगा, कितना कमा लूंगा, ये लूंगा वो लूंगा, सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। जो नुकसान के लिए रेडी ही नहीं है उनको प्रॉब्लम होती है। तो जब आप ट्रेडिंग करने आते हैं तो पहले इस माइंड सेट के साथ आए कि प्रॉफिट होगा तो लॉस भी होगा, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है। दूसरा, डोंट पुट ऑल योर मनी इनटू, कहते हैं ना कि डोंट पुट ऑल योर एग इनटू वन बास्केट। सेम, एक स्टॉक में सारा पैसा, मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक ही चीज बार बार ट्रेड मत करो कि गोल्ड ही करते रहना है, सिर्फ क्रिप्टो ही करते रहना है। देख लो क्रिप्टो करने वालों को, जो सिर्फ लगातार सिर्फ क्रिप्टो कर रहे थे, रातों रात अमीर बन गए, रातों रात वापस से घर बिक गए। तो अगर आपने कमाया पैसा तो दूसरी जगह भी लगाओ। मैं इसलिए बोला कि मैं क्रिप्टो तब कर रहा था या गोल्ड तब करता हूँ जब मेरे को लगता है मार्केट अच्छी है, मेरे को लगता है मार्केट खराब है, तो वहां से निकाल लो पैसा, दूसरी जगह लगाओ। तो डाइवर्सिफाइड रखो पोर्टफोलियो, अपने ऑप्शंस ओपन रखो। दूसरा ये है कि समहाउ मान लेते हैं फिर भी कि मैंने डाइवर्सिफाई किया या ध्यान नहीं दिया या नहीं डाइवर्सिफाई, लालच में आ गया और मेरा बहुत मोटा नुकसान हो गया। अब मेरा मोटा नुकसान हो गया तो मैं कैसे इससे डील करूं? वन ऑफ द थिंग आई डू इज आई स्टॉप ट्रेडिंग फॉर सम टाइम, क्योंकि नुकसान के बाद अगर मैं तुरंत ट्रेडिंग करूंगा ना, इट विल बी अ रिवेंज ट्रेडिंग। यस, वेरी ट्रू। ठीक है। तो और दूसरी बात यह है कि मैं पैसा जहां तहां से जोड़ूंगा, क्योंकि नुकसान तो मोटा है। क्योंकि छोटा नुकसान होगा तो टेंशन नहीं होगी, आई डोंट हैव टू डील विद इट, आई विल एंजॉय। बट मोटा नुकसान है तो आई हैव टू डील विद इट, एंड देन फिर मैं कहीं से पैसा लेके फिर से ट्रेड मारूंगा और रिवेंज ट्रेडिंग करूंगा और नुकसान देगा। बढ़िया, थोड़े टाइम के लिए ट्रेडिंग छोड़ दो, टेक अ ब्रेक एंड एक्सेप्ट योर फेलियर। पीपल आर नॉट एबल टू हैंडल रिजेक्शंस और फेलियर्स। किसी लड़की ने मना कर दिया, नहीं यार तू उतना स्मार्ट नहीं है, बेचारे डिप्रेस्ड हो जाते हैं। मैं तो अभी ठीक है, दुनिया पड़ी है, तुम्हारा एक स्टॉक से नुकसान लगा है, एक ट्रेड में गलत हुआ है, दूसरे में आ जाएगा, तुम उठोगे गिरोगे बढ़ोगे, फिर गिरोगे उठोगे बढ़ोगे। तो इसी तरह तो आप आगे बढ़ते रहते हो ना, आप चलते हो थकते हो बैठते हो, चलते हो थकते हो बैठते हो, बट चलते रहते हो। तो व्हेन यू हैव बिग लॉस, एक्सेप्ट इट, डोंट वरी। मेरे को किसी ने बोला मेरा 70 लाख रुपए का नुकसान हो गया, घर में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, मेरे को लोग मार देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, मैं क्या करूं? इसलिए फुल टेंशन, वो सुसाइड कर लेगा। ऐसे लोग मेरे पास आते हैं सर। मेरे को याद है 2011 में जब गोल्ड की कीमतें गई थी लगभग 50,000 और चांदी की कीमतें गई थी 70-74 हजार के आसपास, और वहां से क्रैश कर गई थी लगभग 42,000 के आसपास कर गई थी। तो कई ऐसे नॉन लोग थे जो हॉस्पिटलाइज हो गए, हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि लेवरेज प्रोडक्ट है, डब्बे में ट्रेडिंग करते हैं कई सारे लोग। डब्बा ट्रेडिंग इज अगेन डेंजरस। आप डब्बा ट्रेडिंग में कोई पैसा नहीं देना है, आपको सिर्फ बुक चलानी है। तो ठीक है, चला रहे हैं। अब वो हॉस्पिटलाइज हो गए, घर गया, घर के पेपर रख दिए, सब बर्बाद। ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं। ठीक है, कहना आसान है, मैं बोलूंगा कहना आसान है क्योंकि आप पे बीती है, बट आई विल टेल यू वन थिंग, एक्सेप्ट इट। कोई बात नहीं, हर इंसान से गलती होती है। जिससे भी तुमने पैसा लिया उसको हाथ जोड़ के बोलो सर माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, नुकसान हो गया, अब मेरे को जिंदगी में समय दो, अगर आगे बढ़ पाया तो मैं और अच्छा कर लूंगा और आपके पैसे भी चुक जाएंगे। नहीं नहीं, अरे सर आपसे बात करके ना मुझे समय मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब इतना खो जा रहा हूँ, इतना बढ़िया बोलते हो आप सर, बहुत बढ़िया। आप सर स्पीकर बन जाओ। सर आप ले रहे हो मेरी, नहीं सर, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ सर। देखो एक्चुअल में मेरे को हो गया सर, 12 साल हो गया। अब देखो सिचुएशन क्या है, 12 साल तो मेरे को पढ़ाते हुए 12-13 साल हो गए, और मैं 2008 से ऐसे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और 2004 में मैंने सबसे पहले इन्वेस्टिंग करी थी। वो अलग पीरियड है, बट ये जो पीरियड था 2009 से लेके 2012 तक का, इसमें आई एम एक्टिवली आई एम मीटिंग टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल, एंड मेरे को कई बार ना जमीर बोलता है ये चीज कि बस कितनों के घर के चिराग जले हैं और कितनों के घर के चिराग बुझे हैं, बुझने वाले बहुत ज्यादा हैं। और इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि हर कोई ना
लालच बेच रहे हैं। यस, वेरी ट्रू। तो जो हमारे संपर्क में कम से कम लोग आते हैं, उनको तो कम से कम हम राइट एडवाइस दें। तो ये जो समस्या है कई बार जो मोटा नुकसान की, ये है प्रॉब्लम। मैं लोगों को अक्सर यही बोलता हूँ कि बॉस, अगर बहुत बड़ा नुकसान है, एक्सेप्ट करो और लोगों से माफी मांगो। मेरा जब जैसे 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ, पापा ने भी पकड़ ही लिया अंत में, तो मेरे पास क्या ऑप्शन रहता है? मेरे पास ये ऑप्शन रहता है कि आई से सॉरी टू एंड जस्ट ट्रस्ट योर सन एंड विद द टाइम ही विल डू ग्रेट। एंड उन्होंने भरोसा दिखाया, ये सबसे अच्छी बात है। कुछ नहीं बोला, ठीक है, he was understanding। एंड इससे क्या हुआ? इट गेव मी स्ट्रेंथ। यस। आप प्रॉब्लम में होते हैं, आप किसके तरफ देखते हैं? आप अपने पेरेंट्स की तरफ देखते हैं ना। तो आज इस बात को, आज इतना टाइम हो गया, मैं यही बोलूंगा हर पेरेंट्स को भी, अगर कोई सुन रहे हो, उनका बेटा इंटरेस्टेड है, कोई बात नहीं है, नफा नुकसान पार्ट ऑफ द लाइफ है। डोंट इट मेक इट सच अ बिग इशू कि आपका जिंदगी खराब हो जाए, आप सुसाइड कर लो, ये कर लो, वो कर लो, या आप कोई गलत हरकत करो। लोग गलत काम करते हैं सर। फिर एक नुकसान को रिकवर करने के लिए जमीन के पेपर गिरवी रख के आते हैं और पैसा लेके आते हैं मार्केट में, और उसके बाद प्रेशर रहता है कि और जल्दी रिकवर करो, अब मेरे को ये सारा पहले वाला भी वसूल करना और इससे भी बढ़ाना है। सो आई विल टेल यू वन थिंग, इट्स गुड टू एक्सेप्ट योर फॉल्ट, फेलियर, गिव ट्रेडिंग सम टाइम ब्रेक। ठीक है, लोगों से बात करो, मिलो, किताबें पढ़ो, अपनी नॉलेज स्किल्स को बढ़ाओ, स्टडी करने की कोशिश करो कि आखिर गलती आपसे कहाँ हुई, ताकि आप उस गलती को दोबारा रिपीट ना करो। ठीक है, थोड़ा सा टफ रहेगा, लोग आपको सुनाएंगे, हो सकता है बहुत सुनाए, हो सकता है कोई एक थप्पड़ धर भी दे आपको, लेकिन आप और ज्यादा मिस्टेक नहीं करेंगे। एंड ऐसा मिस्टेक नहीं करेंगे कि दैट वुड बी इररिपेयरेबल लॉस, ऐसा नहीं होना होगा। तो जब भी लॉस होता है, बहुत देखिए छोटा मोटा लॉस है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप डाइवर्सिफाइड हैं, स्टॉप लॉस के साथ चल रहे हैं, तो कोई टेंशन ही नहीं है। और अपन लोग स्टेबिलिटी आ गई लाइफ में, हम ऐसा ट्रेड ही नहीं लेते जहां पे कि भाई कोई टेंशन हो। लॉस हो गया तो भी चीयर्स, नहीं लॉस है प्रॉफिट बना लिए तो भी चीयर्स, एट द एंड ऑफ डे चीयर्स होना है। ठीक है, जब मतलब समझ रहे हैं आप, बोतल खुलनी है, लेकिन हाँ, इवन दैट्स द पार्ट ऑफ लाइफ। हाँ वही तो मजा है सर। देखो अगर लॉस होता है ना, मैं बताता हूँ, उसमें ज्यादा थ्रिल आता है, मजा आता है, किक मिलता है, और कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको लॉस हो रहा है ना, पता है ना, आपको इस बात का गम नहीं है कि पैसा गया, आपको इस बात का था साला मेरा स्ट्रैटेजी नहीं चला, मैंने जो एनालिसिस किया, ये देखा ये देखा ये देखा, सारा देखा, उसके बाद भी घूम गया, ऐसा हुआ क्या? वेरी ट्रू। तो यू एंजॉय योर लॉस। यस, आपको टेंशन नहीं होता। प्रॉब्लम क्या होता है, आप मोटा ट्रेड खोल लेते हो, पोजीशन बहुत बड़ी कर लेते हो, और नुकसान हो रहा होता है, बैठे होते हो, बीपी हाई हो रहा होता है, गया गया गया, एंड यू आर जस्ट होपफुल। पता है होप क्या है? आई टेल यू होप क्या है इस मार्केट में। होप इज द वर्स्ट थिंग। मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि इफ यू रिमूव होप फ्रॉम ट्रेडिंग, you will see the entire picture very clearly. Hope is the worst desire in this market. It's most dangerous thing in life. So, आप hope कब करते हो जनरली? When you give up on things. जब चीजें आपके हाथ में नहीं होती। एक इंसान ना जब लगातार लॉस कर रहा होता है ना सर जिंदगी में, तभी वो होप करता है। एक आदमी जो सक्सेसफुल होता है ना, प्रॉफिट बना रहा होता है, वो होप नहीं करता। मैं आपको एक लाइन सुनाते हैं गाने की, आपने सुनी होगी, तो वो गाना सुना होगा आपने, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा। हाँ, जो उड़ ना पाया, उड़ के गिरा वो आसमां से, ख्वाबों में थे बादल उसके, कहता रहा मगर अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी होगा कल फिर आएगा।
हाँ, इसका क्या मतलब है कि भाई लॉस कितना ही हो जाए, नुकसान कितना ही हो जाए, तुम जमीन पे गिर जाओ, पड़ जाओ, लेकिन उम्मीद मत छोड़ो, कल हम्म। फिर आएगा। यस। देखो, वेरी होप ट्रू। इज इन द सेंस कि लाइफ आप में आपको आगे पुश करता रहता है, आप गिव अप नहीं करते, आशा के भरोसे आप चलते रहते हो। बट होप स्टॉक मार्केट में बहुत डेंजरस है, आपको हम्म। रुकना पड़ेगा। आप रुकोगे, सांस लोगे, एनर्जी जुटाओगे, अच्छा रहेगा, लगातार चलते रहोगे इस उम्मीद में कि कल मेरा प्रॉफिट आएगा, कितना नुकसान होगा, मेरा घर बिक गया, मेरी गाड़ी बिक गई, मेरा बंगला बिक गया, मेरे पास कुछ नहीं है, भगवान अब तू मेरे साथ है, ये आखिरी ट्रेड है, ये मेरे को देगा ही देगा, अब मेरे पास कुछ नहीं खोने के लिए है। भाई वो भी खो दोगे जो बचा हुआ है। वेरी ट्रू। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो चलिए सर, अब अगले Yes. सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। जिस तरह के आप उत्तर दे रहे हैं, आई होप जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, जो फेवरेट टॉपिक है, आप चलिए उससे रिलेटेड कुछ बातें करते हैं। What बिल्कुल। is your opinion on the role of psychology in trading, हम्म। and how do you use it to inform your decisions? ट्रेडिंग साइकोलॉजी, राइट, एंड इट ऑल्सो गोज विद द टाइम। It has great impact on trade if you are emotionally controlled, disciplined, and punctual. Hmm. See, you will have really great success in this mind. On the other side, देखिए दूसरी साइड की बात करें, if you think stock market can double your investment every month, दुगुना हो जाएगा पैसा, that means आप greedy भी हैं और Yes. कामचोर भी हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, True. एंड इट विल टेक इयर्स टू चेंज योर माइंडसेट। लालची आदमी का माइंडसेट नहीं चेंज होता सर, इसीलिए वो लोग पढ़ा रहे होते हैं उनको 100% का रिटर्न का प्रॉफिट देके, या फॉरेक्स में पैसा लगवाते हैं, यहाँ लगवाते हैं कि तुम लगाओ 100% होगा, उसका नुकसान हो जाएगा ना, वो फिर दोबारा पैसा लेके आएगा। वो ये नहीं सीखेगा कि बेवकूफ बनाते हैं लोग इंडस्ट्री में, बोलेगा चलो दूसरा एडवाइजर ढूंढते हैं, दूसरा ट्रेडर ढूंढते हैं जो कि मेरे को बना देगा, ये तो बेवकूफ बना के चलेगा। फिर दूसरा ढूंढता है, दूसरा बोलता है सर अरे 100 मैं 200 बना के दूंगा, अरे तो वो बेवकूफ है, उसका ये है वैसे है, फिर उसको पैसा देते हैं, फिर डूब जाता है। फिर वो तीसरा एडवाइजर ढूंढते हैं, उनको उम्मीद रहती है कि कहीं ना Yes. कहीं तो वो एडवाइजर मिलेगा जो उसका पैसा डबल ट्रिपल करके हर महीने में देगा। ऐसा उसका माइंडसेट चेंज करना जरूरी है, और वो चेंज नहीं होता बार बार नुकसान करने के बाद भी। कुछ लोग समझदार होते हैं सर, एक नुकसान के बाद में रुक जाते हैं। Yes. मेरे पास कॉल आता है, मैं अगर ऐसी रिकॉर्डिंग्स रखूं आपको सुनाऊं, आपको सोच के आश्चर्य होगा कि भाई क्या करें ऐसे लोगों का। सो साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टाइम, एंड यू विल ऑलवेज लूज मनी, यू नो मैटर हाउ मेनी बुक्स यू रीड, हाउ मेनी कोर्सेज यू ज्वाइन, यू टेक एडवाइस फ्रॉम एनीबडी, कुछ काम नहीं आएगा अगर आपका अपना माइंड सेट अलाइंड नहीं है तो। एंड वन थिंग आई ऑलवेज ऑब्जर्व इन माई बिहेवियर, एक चीज मैं ध्यान रखता हूं, अगर साइकोलॉजी ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग में एक चीज का हमेशा मैं ध्यान रखता हूं कि अगर मैं किसी भी स्टॉक को खरीदने में जल्दबाजी कर रहा हूं, इसका मतलब है मैं लालची हो रहा हूं, मेरे को ऐसा लगता है कि दोबारा मौका नहीं आएगा नहीं आएगा। लाइफ Yes. में, Very true. और इस चक्कर में मैं जल्दी कूद जाता हूँ मार्केट में, मेच्योर नहीं होने देता सिग्नल को, ठीक है, इंडिकेटर्स को, या मेरे पास रिपोर्ट्स नहीं होती प्रॉपर जिसे मैं वेरीफाई कर सकूं, और मैं जल्दी ले लेता हूँ। और इससे ना क्या होता है कि मेरा हमेशा नुकसान नुकसान होता है। अब भागते हुए ट्रेन में कूदेंगे तो एक्सीडेंट होगा, वही आप चैन से रहो, एनालाइज करो प्रॉपरली, टेक गिव टाइम, आपको बढ़िया मल्टीबैगर स्टॉक्स मिल जाएंगे। एंड दूसरी बात देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग नीड्स वेरी स्विफ्ट डिसीजन एज आई टोल्ड यू, तो इट डजंट लेट यू थिंक एट ऑल, क्योंकि टाइम ही नहीं होता, और बिना सोचे समझे आप ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान होगा। तो आपको, आपने जो बात बोली कि रोल ऑफ साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, लोग बोलेंगे सर आपने ट्रेडर इन्वेस्टर की तरह बात कर रहे हो, ट्रेडर लोग को बहुत जल्दी डिसीजन लेना पड़ता है, कोई डिसीजन लेना पड़ता है, तुरंत एंट्री मारनी हो तो तुरंत एग्जिट मारना पड़ता है। ऐसा वो जो ट्रेडर पुराना एक्सपीरियंस होता है ना, तुरंत तुरंत मार रहा है, उसको 10 साल हो गया काम करते हुए, 5 साल हो गया काम करते हुए, वो डिसीजन ले पाएगा क्विक। तुमने स्टार्ट किया बंदो,
तुम उतने फास्ट डिसीजन नहीं ले सकते, उसके दिमाग में एक बार में ना 50 कैलकुलेशन चल रही होती है, तुम उतने कैलकुलेशंस को प्रोसेस नहीं कर सकते। तो प्लीज अभी स्टार्ट मत करो इंट्राडे से, टाइम के साथ कर लेना, मैं मना नहीं कर रहा, कर लेना, अपॉर्चुनिटी मिले करना, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी तुम नए हो तो तुमको एक नए ट्रेडर की तरह सोचना पड़ेगा, नई ट्रेडर की तरह डिसीजंस लेने पड़ेंगे, पोजीशंस बनानी पड़ेगी, तो आपको अपना माइंडसेट अलाइन करना पड़ेगा। सो 60 to 70% वेटेज गोज टू ट्रेडिंग साइकोलॉजी इन ट्रेडिंग। एंड आप अगर सही से अलाइन है तो प्रॉफिट बनाएंगे। मैंने 2010 में एक वर्कशॉप किया था, याद नहीं बिट्स पिलानी में था, नहीं 2011 में, या फिर IMS में था, मुझे याद नहीं ठीक से। वहाँ एक बात बड़ी अच्छी निकल के आई थी कि अगर आपके लाइफ में ये 4 चीजें हो ट्रेडिंग करते वक्त, इमोशंस, तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। जैसे होप, विश, प्रे, फियर एंड ग्रीड। ये अगर 5 इमोशनल स्टेट आपकी लाइफ में है ट्रेडिंग करते वक्त, आप इन किसी में से भी एक भी इमोशनल स्टेट में है, आप ट्रेडिंग छोड़ दो। अब इसके ऊपर एक घंटे का लेक्चर दे सकता हूँ मैं कि होप, विश, प्रे, फियर, ग्रीड क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। बट ट्रस्ट मी, बेसिकली जितना कैलकुलेटिव होगा ट्रेडिंग उतना अच्छा है, और जितना इमोशनली इन्फ्लुएंस्ड होगा उतना ट्रेड आपका गलत होगा, प्रॉब्लम में आओगे। वाह, अमेजिंग सर, अमेजिंग। बहुत ही बढ़िया आपने उत्तर दिया, और आपके उत्तर से मुझे वो गहराई, वो ठहराव दिख रहा है। वाह, ग्रेट। तो सर चलिए सर, जहां तक साइकोलॉजी थैंक की यू बात सो हुई, हम मच। माइंडसेट को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, तो अगला क्वेश्चन माइंडसेट से रिलेटेड है। What is your advice for developing a strong trading mindset, and how can traders cultivate a winning attitude? आपका कहना है माइंडसेट कैसे डेवलप करें लोग ट्रेडिंग में? देखो, मैंने आपको बोला कि आपको टाइम लगता है, और जनरली कोई भी इंसान है उसका माइंडसेट डेवलप होता है वो किस एनवायरनमेंट में रहता है, इस बात से, कैसी संगत। एक तो होता है जब हम छोटे होते हैं तो हमारे हाथ में कौन सी किताबें पकड़ाई जाती हैं, इससे हमारा माइंडसेट डेवलप होता है, कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं हम। ज्यादा धार्मिक लोग को सिर्फ जिंदगी में धार्मिक बुकें पढ़ाई जाती है, वैसे ही ज्यादा मतलब हर इन्वायरमेंट, अगर किसी के माँ बाप लड़ रहे हैं, घर का माहौल नहीं है, दिन भर झगड़ा करते हैं, वो शादी नहीं करना चाहेगा जिंदगी में। ऐसे ही ट्रेडर्स, अगर आप सिर्फ नोटिस करो, अपने अपने बिहेवियर में नोटिस करो कि मैंने 5 टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, या यूट्यूब पे मैं 10 चैनल्स को फॉलो करता हूँ, और सारे ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाते हैं। क्या आप कभी इन्वेस्टमेंट के लिए माइंडसेट डेवलप कर पाओगे? कभी नहीं। कभी नहीं कर पाओगे। So the environment which you live in will help you in developing the right mindset. It's not about your trade, your practice, or your books. Books help certain level तक help करती है, but आपकी खुद की ट्रेडिंग प्रैक्टिस से नहीं चलेगा। दोस्त यार, आपका दोस्त अगर दिन भर इंट्राडे ट्रेडिंग करता है तो आप, और वो भी गोल्ड में करता है मान लेते हैं, या डॉलर या यूरो में करता है, तो आप सिर्फ डॉलर या यूरो में करेंगे। आप सिर्फ मेटा ट्रेडर 4 में कर रहे हैं, फॉरेक्स इंटरनेशनल में सिर्फ वहीं पे करेंगे। हाँ, आप दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे। तो होता है कि इंसान ना जनरली सीखता है, हमारा जो दिमाग होता है ना अपने इन्वायरमेंट से सीखता है, लोगों से सीखता है। दूसरा, हमारा दिमाग अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखता है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें चाइल्ड से एक प्रोग्रामिंग हो रही होती है, बचपन से एक प्रोग्रामिंग हो रही होती है। अब आप नोटिस करोगे कि लाला लोग बिजनेस में क्यों ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि वो बचपन से बिजनेस ही कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये जो चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग होती है, ये इसका भी रोल होता है। बट फॉर नाउ एज आई टोल्ड यू कि अगर आप नए ट्रेडर हैं और आपको राइट माइंडसेट डेवलप करना है, रीड गुड बुक्स,
फ्रॉम गुड टॉप इन्वेस्टर्स जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं। देखो ये भी बहुत जरूरी है कि आप किसको फॉलो करते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता, मैंने देखा एक यूट्यूबर है, उसके 40 लाख फॉलोअर्स हैं। आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट समबडी, नो नो नो, दैट्स फाइन। बट उसका क्वालिफिकेशन नहीं है, उसका एक्सपीरियंस नहीं है, बट उसको बोलना बहुत अच्छा आता है। and he can sell लालच, is good into MLM, multi-level marketing and all sort of things। तो आप उसको फॉलो कर रहे हैं, आप उसको, वो क्या पढ़ाएगा आपको यार? भाई लालच आपको पड़ाएगा। फॉलो कर, हाँ तो आपको अगर एक्चुअल में राइट माइंडसेट करना है तो सही लोग को फॉलो करना। आप इमेजिन करोगे जैसे जॉन बॉलिंजर है, बॉलिंजर बैंड डेवलप किया, उसको कितने लोग फॉलो करते हैं। इसी तरह से आपको बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मिलेंगे। आप छोड़ो, हार्वर्ड में इतने सारे बड़े फैकल्टीज हैं, वो भी यूट्यूब पे हैं। CFA इंस्टीट्यूट के बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टीज यूट्यूब पे हैं। CMT के बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर जो हैं यूट्यूब पे हैं। आप उन CMT के प्रोफेसर को फॉलो नहीं कर रहे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को फॉलो नहीं कर रहे, IIMs के बहुत सारे प्रोफेसर यूट्यूब पे, आप उनको फॉलो नहीं कर रहे। यस। अब लोग उनको क्यों नहीं फॉलो करते? क्योंकि उनको मीठी बातें, लच्छेदार बातें, आप जो सुनना चाहते हैं वो बोलना नहीं आता। वो ग्रीड और होप नहीं बेचते एक्चुअली। वो नहीं बेच रहे। तो आप किनको फॉलो करते हैं ये डिसाइड करता है आपका ट्रेडिंग का सही तरीका। सो आपको थोड़े दिन में समझ में आ जाएगा कौन लालच बेच रहा है और कौन आपको ज्ञान दे रहा है। ज्ञान लो ना यार, प्योर फिल्टर्ड नॉलेज। देखो समय के साथ क्या जिंदगी में चेंजेस आते हैं, गजब। लोग आपको पूछेंगे भाई साहब, आप दुनिया ऐसे, आप जिंदगी में दूसरों को पूछोगे कौन सा खरीदो कौन सा खरीदो, फिर वो टाइम में लोग आपसे पूछेंगे कि भाई बता कहाँ वैसे लगाने हैं। यस, वेरी ट्रू। सर वो एक्चुअली वो जो पीरियड होगा ना बहुत ही आपके लिए खास होगा, जब पहले आप पूछते थे, जब लोग आपसे पूछेंगे भाई अब तू बता, हम कहाँ ग्रेट लगाना ग्रेट है सर। ग्रेट, तो वो ऑसम उसका ऑसम। है। ग्रेट 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 ग्रेट। वाह सर, बहुत ही मजा आ रहा है। चलिए सर, अब बस हम मेरे 3 सवाल ही बचे हुए हैं, लेट्स कंटिन्यू। मुझे मालूम है मैं बहुत ज्यादा वक्त आपका ले रहा हूँ और आप मन ही मन में कर रहे होंगे। अरे नहीं नहीं सर, इट्स ओके। आपके लिए आज पूरा स्लॉटी बुक था, कहीं कोई चलिए सर, इशू अगले नहीं सवाल है। करो। अच्छा आप बहुत देखो, से एक बहुत अच्छा, मैंने जब आपके क्वेश्चन, मैंने आपसे जब बातें बातें करी, मेरे को समझ में आया कि दिस इज अ गाय ही रियली ट्रूली वांट्स टू सेंड सम पॉजिटिव नॉलेज टू कॉमन पब्लिक। और ये अपना पॉडकास्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि भाई इनको भी लालच और ग्रीड बेचना है। नहीं नहीं, सर। he really wants to bring all those successful investors, good investors, and share the exact knowledge to the public कि बॉस this is how you think, this is how you should do। Otherwise तो बेचने वाले तो लोग अपना बेच रहे हैं, बट यस। आप अच्छे लोगों को जोड़ रहे हैं, उनको लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो कम ऑन, आप बोलो, अभी 1 घंटे और बैठते हैं आपके साथ, नहीं क्या नहीं सर, दिक्कत? बस बस आपने इतना फीडबैक दे दिया, अप्रिशिएशन, थैंक यू वेरी मच। बस सर छोटा सा रोल है, चलिए शुरू करते हैं। बस आई होप सर कि धीरे धीरे हमारी कम्युनिटी आपके आपके इर्द गिर्द भी आ जाए, चलेगा सर। अभी अरे तो साहब शुरुआत क्या है। बात करते हैं आप, बहुत तरक्की करने वाले हैं, इतने बड़े बड़े लोग आपसे जुड़ रहे हैं। मेरी बहुत ज्यादा ही शुभकामनाएं नहीं आपके साथ, और भी अच्छे लगे, कभी नहीं वॉरेन बुफे भी आपके साथ जुड़े। नहीं। देखो सर, ट्राई कर रहे हैं, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अरे ट्राई तो यस लगे सर। हुए हैं, बस सर कोशिश। मैं होप पे विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं कोशिश पे बिलीव जरूर करता हूँ। भाई हार नहीं मानना चाहिए, ट्राई करते रहो। कब आपका पत्ता खुल जाएगा आपको नहीं पता। यस। चलिए सर, बढ़ते हैं अब लास्ट आखिरी सवाल, और ये बहुत ही पसंदीदा सवाल है जो आपके लिए है। हाउ डू यू हैंडल द पोटेंशियल एथिकल implication ऑफ ट्रेडिंग सच एज insider ट्रेडिंग और मार्केट मैनिपुलेशन, एंड व्हाट्स योर प्रोसेस फॉर इंश्योरिंग दैट योर एक्शंस आर एथिकल एंड लीगल? सर मेरे को एक बात बताओ, रिटेल ट्रेडर मैनिपुलेट कर सकता है क्या मार्केट को? नहीं। नहीं कर सकता, तो फिर अपन क्या हिलाएंगे मार्केट को? कहाँ हमारा एथिक्स कुछ करेगा? हाँ तो हमपन को एथिक्स का सोचना ही नहीं है। दूसरा, हाँ एज अ यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कई बार ये चैलेंज आता है, कई बार कंपनीज, आई शुड से कोट अनकोट, कई बार कंपनीज अप्रोच अस कि बस टॉक अबाउट अस, एंड देन वी हैव टू सीरियसली सी फाइनेंशियल्स ऑफ दिस कंपनी, ये बहुत जेन्युइन है, ढंग का है, देन वी कैन टॉक अबाउट दैट। बट देन देयर इज अ ड्रॉ लाइन भाई, कि
you should not take such a company and talk about such a company which is not doing ethical business, or you should not be providing any such kind of information to common viewer, because you have some responsibility towards your viewers. As a trader, retail cannot manipulate. दूसरा, I don't trust insider information. I don't trust insider information. मेरे को टाइम हो गया तो मेरी अपनी कम्युनिटी हो गई, बड़े सुपर रिच लोग भी जुड़े हुए हैं जो करोड़ों लगा रहे हैं, हर रोज लगा रहे हैं। बात होती है आपस में ऐसी, ये और कोई कंपनी अच्छी लग रही है, ये ले लो। अब प्रॉब्लम वाली बात ये है कि ये जो इन्फॉर्मेशन उनके पास आई वो 5 जगह से होके आई, वो इनसाइडर रही कहाँ? So when the information has already exchanged so many hands, now it becomes Chinese whisper. आपने सुना होगा Chinese whisper गेम का, एक कान में यहाँ से बोलते 10 लोगों तक जाती है, and what you listen may not be the actual message. Yes. बात कुछ से कुछ हो जाती। तो इसलिए जो स्टोरी अराउंड होती है किसी के बारे में, ये कंपनी है, अच्छा है, ये है, वो है, ले लो, ऐसा है, कुछ नहीं निकल के आता। दूसरी बात, मैं आपको जितने व्यूअर्स उनको एक चीज समझाना चाहूंगा। लोग कहते जी अंबानी है या बड़ा ट्रेडर है, वो अपने स्टॉक्स को मैनिपुलेट कर सकता है, वो ट्रेड मारना चालू कर लेगा तो तुम क्या कर लोगे? ठीक है, ये लोग सब इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, ये सब फालतू बात है। देखो, एक कंपनी जो 10 लाख 12 लाख करोड़ की है, 15-16 लाख करोड़ की है, अगर उसको 1% हिलाना हो ना सर, आपको 30-40 हजार करोड़ लग जाएंगे। तो कोई भी कंपनी का जो बड़ा प्रमोटर है वो फालतू कंपनी को नहीं हिलाएगा, क्योंकि अगर रॉन्ग डायरेक्शन में प्राइस चला गया तो क्योंकि वो आपका स्टॉप लॉस लेने के लिए नीचे कर देगा, या आप बोलोगे टारगेट के लिए ऊपर कर देगा, या मार्केट में मूवमेंट के लिए ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। अब समझो, जब तक कंपनी बहुत अच्छी नहीं होगी कोई भी मार्केट मेकर अपना पैसा नहीं डालेगा। ठीक है, कोई भी मार्केट मेकर आपको अपना पैसा नहीं डालता अगर कंपनी अच्छा नहीं होगा तो आज मुकेश अंबानी साहब चाहेंगे कि मैं अपने स्टॉक्स को बढ़ाता जाऊं। भाई, उनके अगेंस्ट में ट्रेड करने के लिए FIIs हैं, DIIs हैं, इफ दे स्टार्ट सेलिंग उनको कितना नुकसान हो जाएगा। ट्रस्ट में, आप टॉप 50 कंपनीज, टॉप 200 कंपनीज में आप ट्रेड करते हैं, सो मार्केट चांसेस ऑफ मार्केट मैनिपुलेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग आर वेरी लेस। और कभी 200 में से 2 कंपनी 5 सालों में निकल के भी आती है तो आपको ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी। ठीक है, आप ऐसे ही डाइवर्सिफाइड है तो ऐसा चल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप जब ट्रेडिंग करते हैं, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, पहली बात तो ये कि मैं मार्केट नहीं हिला सकता, इतना पैसा नहीं है मेरे पास। आई एम नॉट टाटा बिरला, और हमारे जो साहब हैं गुजर गए, भगवान उनके हाथ उनको शांति दे, झुनझुनवाला साहब, हम लोग नहीं है। तो अपन कोई एथिकल डिलेमा आता ही नहीं है ट्रेडिंग के टाइम में। दूसरी बात ये है कि कैन वी मैनिपुलेट बाय स्प्रेडिंग फेक न्यूज? वी डोंट डू दैट। हमारे बारे में ऐसी इमेज मत बनाइए प्लीज, वी नेवर डू दैट। सेबी बैठा हुआ है डंडा लेकर के, ठीक है, हमें भी डर है डंडे का, कोई नहीं करता ऐसा मार्केट में, ट्रस्ट में कोई नहीं करता। दूसरा, इट इज एडवाइस कि जिसको आप इनसाइडर ट्रेडिंग की तरह ट्रीट कर रहे हो, समझ रहे हो, ट्रेड कर रहे हैं, मत करिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, अपना स्टॉक खुद ढूंढिए, एनालाइज करिए, इन्वेस्ट करिए। Nobody can manage your fund better than yourself. Trust me. Wow, amazing sir. Praveen sir, really I'm thankful कि आप मुझे मिले और आपने मुझे ही नहीं, हमारे पूरी कम्युनिटी कितना बढ़िया ज्ञान दिया सर। आपके चरण का लाइए, मैं चरण छू लेता हूँ। नहीं सर, थैंक यू वेरी मच सर, इट्स बीन लवली टॉकिंग टू यू। अरे सेम यार, आपके क्वेश्चंस भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं, काफी चैलेंजिंग भी थे, लेकिन सच में आम ट्रेडर से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल। और सर, ये सब क्वेश्चंस के बारे में कोई बात नहीं करता, आप देख लो, यूट्यूब चैनल लो, नहीं, नो वन टॉक्स अबाउट दीस क्वेश्चंस। अगर कोई चालू करेगा ना, 4 क्वेश्चन ये पूछेगा
उसके बाद पांचवी वीडियोस को ये योगी कौन सा मल्टी बैगर स्टॉक है, 2023 में कौन सा स्टॉक आएगा, 2025 में कौन सा स्टॉक आएगा, हर कोई एडवाइस दे रहे होते हैं। यस। फिर आप पीछे जाओ, 5-6 महीने पीछे उनके एडवाइसेस को आप देखो, आपको कोई भी एडवाइस पे आपको टारगेट हिट होते हुए नहीं मिलेगा, आपको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, सारे के सब कंपनी खत्म। सब कंपनी। सो पॉइंट इज दिस थिंग कि आप पढ़ो ना यार, ठीक से स्टडी करो ना, जो एडवाइस वो दे रहा है आप कल दुनिया को दे पाओगे, उसे अच्छी दे पाओगे। तो एजुकेशन अगर ज्वाइन करना है यूट्यूब पे तो ज्वाइन एजुकेशनल चैनल्स, फॉलो गुड फैकल्टीज, फॉलो गुड यूट्यूबर्स हु आर प्योरली टीचिंग यू कि बस फंडामेंटल ऐसे यूज करते हैं, टेक्निकल ऐसे यूज करते हैं। एडवाइसेस पे nobody has made money on advices, sooner और later आपका पैसा खराब हो जाता है। उसके 10 कारण है, मैं अगर उसके ऊपर बोलना चालू करूँ तो एडवाइस से क्यों नहीं पैसा बनाते, मैं उसके 10 सिचुएशन बता सकता हूँ, 10 लाइफ के स्टेजेस आपकी बता सकता हूँ कि ये दूसरे स्टेज में ये करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे विल नॉट मेक मनी फ्रॉम एडवाइसेस। आपको आना चाहिए एनालिसिस। आप टिप लेते हैं ना, चलता है, ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको एनालिसिस आती है तो उस टिप पे आप बाद में काम कर सकते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं, और उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं कि ये जेन्युइन एडवाइस है या फिर ऐसे ही दे दिया आपको टिप। आपका पैसा है, मेहनत से कमाया है, क्यों ऐसे मिनटों में गवा रहे हो? ओके, ग्रेट सर, थैंक यू सर, थैंक यू प्रवीण सर। डेफिनेटली आप दिल्ली में हैं, आप भी दिल्ली पे हैं, हम डेफिनेटली कनेक्ट होंगे कभी। ओके प्रवीण सर, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। टेक केयर सर, टेक केयर, बाय।